एक ये रिक्वेस्ट है। सेकेंडली, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कहीं पे भी कोई क्वेश्चन होता है, सो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है हैंड रेज करने का। आप हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाद में एट द एंड हम वो क्वेश्चन मिस आउट कर जाते हैं और वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। थर्डली, ये बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं बहुत पैशनेट हूँ अबाउट शेयरिंग नॉलेज, तभी मैं यहाँ पर हूँ। सो कोई भी आपके मन में क्वेरी आती है, देर इज नो क्वेश्चन इज एवर अ बैड। सो ये नहीं सोचना है कि ये गलत हो सकता है, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मेरे पास आंसर नहीं होगा तो मैं भी उसके बारे में पढ़ूंगी, सर्च करूंगी एंड गोइंग फॉरवर्ड। सो डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे मैं 2008 की पास आउट हूँ। उसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं ट्रैकिंग करती हूँ। और ये एक ऐसी ही फोटोग्राफ है जो हमने ट्रैकिंग ड्यूरिंग वन ऑफ माई ट्रैक्स ली थी। हम ट्रैक पे गए थे। एंड तो हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड, वहां पे। और मेरे साथ मेरे बच्चों को भी ट्रैक करके चल। तो हम यहाँ पे क्यों हैं? हम सब क्लिनिशियंस हैं, हम सब यहाँ डेंटल प्रैक्टिस करते हैं, पर हम यहाँ पे क्यों हैं? हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम अपने काम से प्यार करते हैं। हम अपने पेशेंट को और ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। सो देर आर 4 P's इन माई लाइफ दैट कीप मी गोइंग। पैशन, पैशन मतलब लगन, लगन प्यार जो आपको अपने काम के प्रति है, अपने पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट देने के प्रति है, दैट पैशन। पेशेंस, सब्र की बहुत जरूरत होती है। डेंटिस्ट्री में तो बहुत ही सब्र की जरूरत होती है, रूट कनाल कर करके, मल्टीपल सिटिंग कर करके, उसमें से एब्सेस ड्रेन कर करके ये हमें आ गया है। परसेवरेंस, परसेवरेंस मतलब जो काम कर रहे हैं उसको परसिस्टेंटली हमें करते जाना है, गिव अप नहीं करना है। और किसी भी चीज के लिए हमें नो प्रोक्रास्टिनेशन, नो प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टालना नहीं है। अगर मन में आया कि आज ये वेबिनार अटेंड करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ये वेबिनार अटेंड करने से नहीं रोक सकती। मेरा एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का फेज है। 17 साल हो गए हैं मुझे प्रैक्टिस में, बट आई ट्राई कि हर साल 2 साल में हम अपने रेज्यूमे में या हम अपनी नॉलेज में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करते जाएं। ये एक ग्रुप था एक्सेलराई जमशेदपुर का, जहाँ से हमने एग्जीक्यूटिव एमबीए करी। और यहाँ पे 70 के बैच में मैं अकेली डेंटिस्ट थी, अकेली डॉक्टर थी फॉर दैट मैटर। सो सर, एक बात सच्ची बताऊं, नॉन डॉक्टर्स के बीच में जो इज्जत मिलती है ना, वो हमारे डॉक्टर्स के बीच में कभी नहीं मिलती है। हमने सोचा कि कहीं पे एक वॉइड है जो मुझे नहीं, जो कहीं पे मेरी पर्सनालिटी में लैक कर रहा था, तो मैंने ये कोर्स किया एंड इट वाज सच एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। एंड दैट इज आई से चीज को टालना नहीं है, मन में जो दृढ़ निश्चय कर लिया वो उसी समय करना चाहिए, उसके प्रति हमें अग्रसर होके आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये एक इम्प्लांट है सर। तो मेरे को ना सिर्फ थम्स अप आते रहने चाहिए। कितने 100, 131 में से कितने लोग यहाँ पे इम्प्लांट डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं? आई जस्ट नीड अ फ्यू थम्स अप। आई कैन सी कई लोग ऐसे हैं जो इम्प्लांट डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं सर। तो इसको आप अनम्यूट करके अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह भी सकते हैं। ओके। इम्प्लांट डेंटिस्ट्री आप लोग सब प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे कितने केसेस हैं जो सिंपल एक इम्प्लांट डाला, क्राउन डाला और खत्म? कौन से केसेस हैं जिसमें आपको इंटरवीन नहीं करना पड़ता, बोन ग्राफ्ट से या बोन मॉडिफिकेशन से आपको उसको इंटरवीन नहीं करना पड़ता? व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस डू यू इन योर प्रैक्टिस? आई नीड सम आंसर्स सर। कुछ इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं इसको। गुड इवनिंग जी। 90% ऑफ द केस करेक्ट, डॉक्टर मंगल ने जवाब दिया है। करीबन 90% ऑफ द केस ऐसे हैं जिनमें बोन ग्राफ्ट डालना पड़ता है। मंगल जी, आई होप आई यू आर सजेस्टिंग दैट ओनली। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं सर। सो जब भी हम इम्प्लांट के साथ बोन ग्राफ्टिंग हमें करनी पड़ती है, हमें क्या क्या तकलीफें होती हैं पेशेंट मैनेजमेंट में? थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं हम। पेशेंट मैनेजमेंट में हमें क्या तकलीफ होती है बोन ग्राफ्टिंग करते हुए? अच्छा, किसी का जवाब आया है नॉट नीडेड, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। पेशेंट मैनेजमेंट में क्या तकलीफ आती है जब हम पेशेंट को बताते हैं कि हमें बोन ग्राफ्ट ऐड करना पड़ेगा आपके साथ में? या तो हम दो चीज कर सकते हैं, या तो हम पेशेंट को बता के कर सकते हैं, या हम बिना बताए कर सकते हैं बोन मॉडिफिकेशन। बट एक सबसे बड़ी चीज जो आती है, यहाँ पे कुछ जवाब आए हैं। मोस्टली नॉट नीडेड बोन ग्राफ्ट। ओके। ओके। सो एक्सपेंसिव, एग्जैक्टली, एक्सपेंसिव टू अस और टू पेशेंट, आई थिंक दोनों के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, पेशेंट के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट? और
क्या ऐसा होता है कि पेशेंट को जैसे ही बोन ग्राफ्ट बोला पेशेंट का कन्वर्जन चांस कम हो गया? जी, ऐसा भी होता है। मेरे साथ तो बिल्कुल हुआ है। जैसे ही मैंने पेशेंट को बोला कि मुझे इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट करनी है और मुझे थोड़ा सा बोन ग्राफ्ट वहां डालना होगा, पेशेंट सोचने लगता है कि जी आपने तो हमें दुविधा में डाल दिया, हमें तो लगा था कि सीधा इम्प्लांट सर्जरी है और कुछ करना ही नहीं। मैं यहाँ पे सर थोड़ा सा ना नॉन मटेरियल ड्रिवन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोई भी हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है इस समय, हम बिल्कुल ओपन डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली 10,000 के करीब का आपको बोन ग्राफ्ट अगर डालना पड़े तो वो कॉस्ट हमें इवेंचुअली तो पेशेंट से डील करनी पड़ेगी ना। और अगर पेशेंट नहीं देगा और हम इम्प्लांट कर रहे हैं तो मार्केट इतनी टाइट है, इतना कंपटीशन है, तो हम कहते हैं कि यार चल ठीक है 5-1 हज़ार का मैं डाल भी देता हूँ, मेरा मार्जिन कम हो जाएगा। सो हाउ टू यूटिलाइज योर ऑटोजीनस बोन, पेशेंट की अपनी बोन को हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने सर बोन ग्राफ्ट कहाँ से खरीदेंगे और कैसे करेंगे, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट मेरा यहाँ पे मोटो ये है कि हमें बोन ग्राफ्ट की नीड को मिनिमाइज करना है। ठीक है, हमें मटेरियल ड्रिवन डेंटिस्ट्री नहीं करनी है। हम नहीं कह रहे कि आप हमारे यहाँ पहले मटेरियल रखिए फिर हम उसको यूज करें। इंसान के शरीर में ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स हैं और इस तरह के हड्डी के अंदर इतनी सारी ग्रोथ एंजाइम्स हैं जिनको यूज करके हम बोन को मॉडिफाई कर सकते हैं और बेटर इम्प्लांट प्रोग्नोसिस दे सकते हैं। बेटर इम्प्लांट प्रोग्नोसिस मतलब अ, कि आपका इम्प्लांट लगाया और देर इज अ शॉर्ट शॉर्ट चांस ड्यूरिंग द इम्प्लांट प्लेसमेंट, यू नो दैट योर इम्प्लांट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट रेज करना चाहूंगी। थोड़े से आंसर्स मुझे चाहिए। मैक्सिलरी आर्च में सक्सेस रेट ऑफ इम्प्लांट्स हर क्लिनिक का अपना है, हर किसी के अपने प्रोटोकॉल है, जनरली कितना रहता है? अगर आपने किसी एक पेशेंट की ऑल ऑन फुल मैक्सिलरी आर्च रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, आपने उनके 6 से 7 8 इम्प्लांट प्लान किए, तो उसमें सक्सेस रेट क्या रहता है ऑन एन एवरेज आपकी प्रैक्टिस में? कुछ आंसर्स मिल सकते हैं? 90%, गुड सर। और सर मैंडिबल में कितना रहता है योजना जी मैम? मोस्टली सक्सेसफुल। मैंडिबल में कितना रहता है? क्या ये परसेंटेज मैंडिबल से ज्यादा है या कम है? हमारे एक्सपीरियंस में ये रहता है कि मैंडिबल का जो ट्रेडिशनली देखा जाए, करेक्ट, तो मैंडिबल की जो सक्सेसफुल इम्प्लांट परसेंटेज है वो ज्यादा है और मैक्सिला में कम है। मैक्सिला में ज्यादा कम क्यों है? क्योंकि क्योंकि बोन हमारी पोरस होती है। सो देर आर मल्टीपल वेज बाय विच वी कैन मॉडिफाई द बोन क्वालिटी, मॉडिफाई द टिश्यू क्वालिटी एंड improve आर इम्प्लांट प्रोग्नोसिस। सो सबसे पहले किसी भी इम्प्लांट को स्टेबल रखने के लिए उसके अराउंड का सॉफ्ट टिश्यू बहुत जरूरी है। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं इस बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करूंगी और बाद में उस बोन को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे उस बारे में बात करूंगी। तो हम थोड़ा पैथोलॉजी पे आ जाते हैं, थोड़ा साइंस पे आ जाते हैं यहाँ पे इस केस में। पीआरएफ। पीआरएफ क्या होता है? पीआरएफ आप सबने हर पेशेंट के शरीर में ब्लड है। ब्लड के अंदर देर आर एंजाइम्स, देर आर ग्रोथ फैक्टर्स दैट contribute to the construction of PRF. PRF is nothing but platelet-rich fibrin, which is an autologous fibrin matrix comprised of concentrated platelets, cytokines, growth factors essential for tissue repair and generation. So यहाँ पे हम डेफिनेशन याद करने नहीं आए, हम स्ट्रेट अवे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। जब हम इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक ट्रॉमा हो रहा है। हमने इंसिजन लगाया, देर इज अ ट्रॉमा। हमने फ्लैप रेस किया, देर इज अ ट्रॉमा। जब इंसान के शरीर में चोट लगती है वहां से खून निकलता है। खून का काम क्या है? उस साइट को हील करना। सो हीमोस्टैसिस होता है। हीमोस्टैसिस मतलब खून का थक्का बनता है। वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, थोड़ी बहुत सूजन आती है, रेडनेस आती है, पैलर आता है, वो थोड़ा गर्म सा होने लगता है। फिर रीमॉडलिंग होती है, सफेद रंग का एक फाइब्रस टिश्यू सा वहां लेआउट होने लगता है। और फिर प्रोलिफरेशन होती है जिसमें एंजाइम्स भी डलते हैं और केराटोसाइट्स भी आते हैं, ग्रैन्युलेशन टिश्यू भी आता है और एंजियोजेनेसिस भी होता है। Implant surgery is nothing but a procedure like this. It needs repair, it needs tissue, it needs growth. So हमारे शरीर के अंदर के जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसको यूटिलाइज करके हम अपनी इम्प्लांट टेक्निक इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि हमारा प्रोग्नोसिस या हमारे सक्सेस के चांसेस
एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो व्हाट डज इट हैपन, जैसे ही हमने इंसिजन देके वूंड क्लोज किया, इम्प्लांट प्लेस के, वहां पे प्लेटलेट माइग्रेट होते हैं। प्लेटलेट्स आर द ब्लड सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन। कोएगुलेशन होता है और ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो फाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं और वहां पे कोलाजन करते हैं। यहीं पर साथ में इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब न्यूट्रोसाइट्स, मैक्रोफेजेस आते हैं, और वो वैस्कुलर प्रोलिफरेशन आगे हम पढ़ेंगे कि जब भी इम्प्लांट प्लेसमेंट करते हैं हम या बोन ग्राफ्ट डालते हैं तो उसमें एक एंजियोजेनेसिस, मतलब ब्लड वेसल बनेगा। हमारे ग्राफ्ट के अंदर अगर ब्लड सप्लाई आएगी तभी तो वो नॉन वाइटल ब्लड ग्राफ्ट वाइटल होगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस देयर। सो वो नॉन वाइटल जो एक डेड ब्लड बोन ग्राफ्ट है हमने डाला है, उसको हमें वाइटलाइज करना है। कैसे कर सकते हैं? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज ग्रोथ फैक्टर्स। जब हम ग्रोथ फैक्टर्स डालते हैं तो वहां पे प्रोलिफरेशन होता है और रीमॉडलिंग होती है, एंड हेंस हीलिंग का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। सो हमें ये करना है, हमारा एम यहाँ पे ये है कि हम क्लॉटिंग को एनहांस करेंगे। जितनी जल्दी हमारा वुंड हील करेगा क्लॉटिंग के द्वारा, उतनी ही जल्दी हमारा बोन जो है एब्जॉर्ब, बोन जो है रीमॉडलिंग में फेज में जाएगा, और बोन जो है हमारा स्टेबल होकर इम्प्लांट की ऑस्टियो इंडक्शन और ऑस्टियो जेनेसिस से इम्प्लांट का ऑस्टियो इंटीग्रेशन विल बी फास्टर। टॉकिंग अ बिट अबाउट साइंस हियर, प्लेटलेट्स कॉज हीमोस्टेसिस, जिससे खून का थक्का बनता है, प्लेटलेट प्लग बनता है। सिक्रीशन ऑफ एक्टिव प्रोटीन्स, ये एक्टिव प्रोटीन्स जो है वो सेल्यूलर साइट पर जाके अटैच कर जाते हैं, और जब ये सेल्यूलर साइट पे जाके अटैच कर जाते हैं तो वो रिसेप्टर बन जाते हैं, और रिसेप्टर से जब वो प्रोटीन कनेक्ट करता है तो वो सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन अ, जो भी वहां पे नीड है, अगर वहां फाइब्रोब्लास्ट की नीड है, अगर वहां ऑस्टियोब्लास्ट की नीड है, सो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इमेजिन जो हम बाहर से जीनोग्राफ्ट डाल रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल बोन डाल रहे हैं, उसके अंदर हमने एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर डाल दिया जो वहां पे जो सेल है उसको प्रोलिफराइज करके उसको फाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट कर दे या ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट कर दे, तो हमारी जो बोन की क्वालिटी आएगी वो कितनी बढ़िया आएगी, और उसका ऑस्टियो इंटीग्रेशन चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। सो अगर ऑस्टियो इंटीग्रेशन बढ़ेगा तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दैट इज हाउ वी डील प्रोडक्शन ऑफ क्लास वन कोलाजन एंड प्रोडक्शन ऑफ, जैसे मैंने भी बताया, फाइब्रोब्लास्ट। इसके बारे में मैं अभी समझा चुकी हूँ। ग्रोथ फैक्टर्स दैट आर रिलीज फ्रॉम मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड फाइब्रोसाइट्स। प्लीज कंसिडर कि ये सारे ब्लड सेल्स जो हैं ये आपके सबके ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे रेड ब्लड सेल कहीं नहीं लिखा हुआ। रेड ब्लड सेल इज नॉट नेसेसरी फॉर कॉजिंग हीलिंग। वुंड हीलिंग में रेड ब्लड सेल का कोई रोल नहीं है। तो हमें रेड ब्लड सेल हटा के बाकी सारे सेल्स का कॉन्सेंट्रेट चाहिए, और वो कॉन्सेंट्रेट कैसे अचीव होगा वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो दे बाइंड टू द स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर्स, inducing the cells to migrate, divide, or produce other factors required for wound healing. So, इसी तरह से हम जब बाहर से ग्रोथ फैक्टर डालते हैं जो पेशेंट के अपने ही ब्लड से डिराइव होता है, तो पेशेंट की एक्सेप्टेंस बढ़ती है, क्योंकि ही इज नॉट स्पेंडिंग एनी एक्स्ट्रा मनी, राइट। पेशेंट की एक्सेप्टेंस बढ़ी। आपने उसको ये नहीं बोला कि भैया हम बाहर से आर्टिफिशियल ग्राफ्ट लाके डाल रहे हैं या हम आर्टिफिशियल टिश्यू लाके डाल रहे हैं। वो अपनी ही बॉडी के सेल्स से वो टिश्यू रीजनरेट होता है और वहां पे साइट पे लगाया जाता है। तो इसमें दो कंसेप्ट ट्रेडिशनली आए थे। रॉबर्ट मार्क्स ने 1998 में पीआरपी इंट्रोड्यूस किया था, और पीआरजीएफ वाज इंट्रोड्यूस बाय एनिचुआ इन 1999, और फाइनली 2001 में जोसेफ शुक्रान ने पीआरएफ यूज किया। इन सब में क्या डिफरेंसेस है? मेरे पास ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि जी पीआरपी करते हैं हम उससे ना स्टिकी बोन नहीं बना पाते, या हम उससे कोलाजन प्लग नहीं बना पाते, या प्लेटलेट प्लग नहीं बना पाते। सो हम थोड़ा सा अगर साइंस में जाएंगे, इसको समझेंगे, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आई विल बी एबल टू आंसर फॉर यू टुडे हियर इन दिस वेबिनार। कंसेप्ट का डिफरेंस है, साइंस का डिफरेंस है, प्रोडक्ट का डिफरेंस है, मटेरियल नीडेड का डिफरेंस है। ब्लड वही है जो पेशेंट का हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज सेम फॉर ऑल। सो पीआरपी के अंदर आप पहला स्लाइड देखिए यहाँ पे।
पीआरपी के अंदर नीचे लिखा है एडिटिव। जो पीआरपी की जो आप टेस्ट ट्यूब्स यूज करते हैं उसके अंदर एक कोआगुलेशन एंटी कोआगुलेंट फैक्टर होता है, ठीक है। जब ये एंटी कोआगुलेंट फैक्टर पीआरपी पीआर ब्लड डिराइव ब्लड एक्सट्रैक्टेड ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है तो वो उसको डाइल्यूट कर देता है। उसके बाद 2001 ऑनवर्ड्स जब जोसेफ शुप्रान ने पीआरएफ इंट्रोड्यूस किया तो जितने भी वेरिएंट्स आए पीआरएफ के मतलब फाइब्रिन के, वो विदाउट एडिटिव आए। विदाउट एडिटिव गिव्स यू अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी substitute to be placed into the site of implantation or any site for that matter. Scientifically, how does it affect? एडिटिव डालना और एडिटिव ना डालना कैसे डिफरेंस करता है? आप तो कहेंगे कि बिल्कुल एडिटिव डाला है हमने, अगर हम एंटीकोगुलेंट नहीं डालेंगे तो ब्लड जल्दी कोएगुलेट कर जाएगा, हम कैसे उसको प्रोसेस कर पाएंगे? तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डील विद अ लिटिल बिट ऑफ साइंस ऑफ हाउ PRP is made and how PRF is made and how PRP से much better जो होता है वो PRF होता है। प्योर PRP ब्लड के अंदर हमने डाइल्यूटेंट डाला, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, हमने ऊपर वाला सुपरनेटेड हटा दिया, नीचे वाला जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट आया उसको हमने अपनी साइट पे यूज कर लिया, ठीक है। ल्यूकोसाइट PRP is a site where it is rich in WBCs. WBCs are rich in neutrophils and macrophages. देन एडवांस्ड PRF, स्टैंडर्ड PRF एंड इंजेक्टेबल PRF के बारे में मैं डिटेल में अभी आगे अपकमिंग स्लाइड्स में बात करूंगी। एल्ब्यूमिन जेल PRF मैट्रिक्स इज अ लेटेस्ट पेटेंटेड प्रोडक्ट वेयर एल्ब्यूमिन जेल और PRF को जैसे हमारी ब्लीचिंग सिरिंज होती है रिवर्स से उसको मिक्स किया जाता है एंड इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द प्रोसीजर्स ऑफ ग्राफ्टिंग। सो एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई भी क्वेरी बीच में आती है तो आप प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मैं चैट नहीं देख पाऊंगी यहाँ पे ना इस समय। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट एंड वी कैन गो टू द क्वेश्चन। कुछ डिटेल में डिस्कशन करते हैं तो वो हम एंड में डिस्कशन करते हैं, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको गेज कर लेंगे। Nowadays there is a product of BioPRF. BioPRF is another product which claims to give a higher quality and a better quality PRF. So quality of extract, मैं PRF या PRP यूज नहीं करूंगी शब्द। आई वॉन्ट टू नो कि क्वालिटी ऑफ एक्सट्रैक्ट कैसे डिसाइड होगा। मतलब अभी हमने आपको बताया कि हमने डिस्कस किया कि आरबीसीज हमारे लिए यूजफुल नहीं है, WBCs और प्लेटलेट्स और मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स ये हमारे यूजफुल है। तो फिर हाउ विल वी डिसाइड कि व्हाट इज अ गुड क्वालिटी PRF? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। लो PRF के अंदर जो सेंट्रीफ्यूज मशीन की स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है। जब सेंट्रीफ्यूज मशीन की स्पीड कम होगी तो जो हायर डेंसिटी सेल्स हैं, जो कुछ WBC भी हो सकते हैं, वो नीचे नहीं बैठते हैं, जो PRP के अंदर नीचे बैठ जाते हैं बिकॉज ऑफ अ हायर स्पीड ऑफ द प्रोडक्ट। सो व्हेन वी गो टू दिस स्लाइड हियर, आप देख सकते हैं कि जो हमारी PRF मशीन जो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, डिजायरेबल सेंट्रीफ्यूज जो स्पीड है, जो इंडिकेशन हमारे डेंटल में रहता है APRF IPRF is 1300 RPM and 700 RPM। क्या हम रेगुलर PRP मशीन, कॉमनली यूज रेमी सेंट्रीफ्यूज और एनी अदर सेंट्रीफ्यूज, क्या हम ये स्पीड अटेन कर सकते हैं? कैन वी गेट दैट? No. So if we are not able to have a low speed centrifuge, we are actually wasting all the desirable cells down there in the bottom। सुपरनेटेंट में नहीं आया, वो तो नीचे सिंक कर गया ना, वो तो एक्सट्रैक्ट भी नहीं हो रहा RBCs के साथ। So this is how the quality of the product which we are achieving after a low centrifuge, low speed centrifuge is much more better than the high speed centrifuge। So concept यहाँ पे यही है कि अच्छे सेल्स हमें ऊपर चाहिए और जो यूजलेस है उसको हम नीचे छोड़ के डिस्कार्ड कर दें। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ऑफ प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे सुपरनेटेंट में रहेंगे, उतना ही अच्छा क्वालिटी का हम प्रोडक्ट
बना पाएंगे और उतना ही अच्छा हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एट टाइम्स नहीं, मेरे पास ऐसी क्वेरी बहुत आती है कि हमने पीआरपी बनाया, हमने वो लिक्विड बनाया, हमने वहां लगाया, बट कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज नथिंग डन देयर। बिकॉज डॉक्टर साहब, आपने जो लगाया है वो एंटीकोआगुलेंट है, उसमें कुछ काम के सेल्स है ही नहीं, काम के सेल्स तो नीचे सिंक कर गए, तो वो डिस्कार्ड हो गए। सो द लो जी फोर्स कैलकुलेट होती है, देर इज अ प्रॉपर फॉर्मूला। लो जी फोर्स कैलकुलेट होती है रेडियस ऑफ द ट्यूब से, इंक्लिनेशन ऑफ द ट्यूब से, जो मशीन के अंदर आप ट्यूब डालते हैं उसके इंक्लिनेशन से। एंड दैट इज हाउ, जो जितना जी फोर्स कम होगा उतना आपका जो सेल का क्वालिटी ऊपर आ रहा है, जो आप अपनी नॉर्मल सेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो बेटर होगा। राइट। और प्लेटलेट्स हमें चाहिए, तो हम एंटीकोआगुलेट क्यों डाल रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड कोआगुलेट करे, तभी तो हम वो मेम्ब्रेन बनाएगा, तभी तो वो स्टिकी बोन बनाएगा, तभी तो वो प्लग बनाएगा। अगर हमने एंटीकोआगुलेंट डाल दिया तो वो तो कंडेंस ही नहीं करेगा, वो कोआगुलेट नहीं करेगा, वो हमारा जो कोई प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। We wanted to coagulate and form a good quality PRF membrane or a good quality PRF plug. So that is why it is very important to use clearer tubes. ट्यूब के अंदर डाइल्यूटेंट नहीं होना चाहिए। सो पीआरएफ की जो ट्यूब्स होती हैं, आइडियली जो गुड क्वालिटी पीआरएफ प्रोडक्ट देती हैं, उसके अंदर डाइल्यूटेंट नहीं होता, वो क्लियर ट्यूब्स होती हैं, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज में यूज होती हैं। क्या चल रहा है? पढ़ाई का चल रहा है। डॉक्टर साहब, इफ यू कैन म्यूट प्लीज, थैंक यू। So वो low speed PRF में, if there is any question, please unmute and ask, and otherwise you can stay muted or you can raise your hand and I will try to answer. So यही डिफरेंस है। जो शुक्रॉन का पीआरएफ मशीन है, उसके अंदर ये लेफ्ट वाली जो इमेज है आप ये देख पा रहे हैं, जी फोर्स अप्लाइड रोटर एक्सिस आरसीएफ मिनिमम मैक्सिमम। तो आप देख पा रहे हैं कि जब सेंट्रीफ्यूज की इंक्लिनेशन करीबन इस तरह की होगी, जो ये दिस इज अराउंड 60 डिग्री एंगल्स। सो जो रूट आरबीसीज हैं वो वॉल पे जाके अधेयर हो जाते हैं, आपकी सेंट्रीफ्यूज रोटेट हो रही है, नॉर्मल सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगती है, तो रूट जो सारे रेड ब्लड सेल्स हैं दे गेट अधेयर टू द ट्यूब की मार्जिन। एंड हेंस जितना हम ट्यूब को हॉरिजॉन्टल करेंगे उतना ही चांसेस हैं कि आपके जो आरबीसीज हैं वो नीचे रहेंगे, क्योंकि वो स्पीड में घूमेगा। इट्स अ नॉर्मल, आप जब किसी भी जैसे हम बचपन में घुमाते थे ना, जैसे में क्या बोलते थे उसको, लंगर। जब हम लंगर घुमाते हैं तो लंगर में जो सबसे भारी चीज होती है वो सबसे पीछे जाके खिसक के रह जाती है। जितना हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूज होगा उतने जो डेंस आरबीसीज हैं वो कॉर्नर में खिसक के चले जाएंगे। जितनी ट्यूब स्ट्रेट होगी उतने आरबीसीज आपके हमारे एक्सट्रैक्ट में मिक्स रहेंगे और काम के सेल्स नीचे चले जाएंगे। ठीक है? आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर। तो अब हम कहना क्या चाहते हैं? इतनी सारी हमने साइंस पैथोलॉजी डिस्कस कर ली, हमें कहना ये चाहते हैं सर कि आप पीआरएफ एक्सट्रैक्ट करिए, प्योर पीआरएफ एक्सट्रैक्ट करिए, जिसके अंदर डाइल्यूटेंट ना हो, एंटीकोआगुलेंट ना हो, और उसको हम मल्टीपल प्लेसेस पे मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। व्हाट आर दोज मल्टीपल वेज? वी कैन यूज, इट हैज बीन इंडिकेटेड टू बी यूज्ड इन, वी विल कम स्ट्रेट अवे टू द नंबर 3, oral implantation, plastic and cosmetic surgery, treatment of ulcer and maxillofacial surgery. Almost all the hospitals that I know, they use PRF membranes as a modality of coverage of ulcers, जो बड़े बड़े अल्सर्स होते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि हमें हीलिंग बढ़ानी है। हमने पेशेंट की फुल आर्ट सर्जरी कर दी, हमने उसके 8 इम्प्लांट कर दिए, पेशेंट अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद बड़ा सा मुंह स्वेलिंग लेके आ रहा है, कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया, ये मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। सो हमें उसकी हीलिंग फास्ट करनी है। हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट जल्दी से जल्दी इस फ्लाइट से निकले, ताकि उसको भी अपनी वैल्यू ऑफ मनी रियलाइज हो कि हाँ नहीं, ये वाले डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमें इन्होंने सर्जरी तो पूरी करी पर हमें तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई। सो दिस Doctor, प्रोडक्ट। excuse me. हाँ जी सर। Can you please explain in more in English because we are from South? Okay, sir. So, Please, I will do that. uh, I will sure, try sure. to. Yes, yes. If Yes, at yes. all, if at all you're not able to understand any particular point, I can do that for you on a separate note also. Sure, sure, doctor. हेलो। Okay. हाँ Thank जी। you, thank you.
यस प्लीज। मैम जैसे हम पीआरपी बनाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन ही यूज करते हैं। जी आप पीआरएफ में बोल रहे हैं कि स्पीड कम होनी चाहिए, तो उसके लिए जी अलग मशीन लेनी पड़ेगी सेंट्रीफ्यूगल, या उसमें सेटिंग्स हो जाएंगी? मैम, इसकी सेटिंग्स की स्टडी की ना कोई गारंटी नहीं है। देयर हैव बीन स्टडीज विच हैव बीन डन वेयर पीआरपी मशीन से ही पीआरएफ बनाया गया है, पर उसके अंदर ना उसके स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपने जो एंटीकोगुलेंट पहले डाला है, सबसे पहले तो हमें उसका इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा ना। तो कैल्शियम क्लोराइड से उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। सो इफ यू हैव डन इनफ रिसर्च ऑन दैट एंड इफ यू हैव डन इनफ वर्क ऑन दैट, ओनली देन यू कैन डू इट। सो देर आर मल्टीपल स्टेप्स ऑन विच, अब पीआरपी मशीन से भी आप पीआरएफ बना सकते हैं। पर उसके लिए आपको पहले जो आप एंटीकोगुलेंट यूज कर रहे हैं उसको कैल्शियम क्लोराइड डाल के या कोई भी ऐसा डीएक्टिवेटिंग एजेंट डाल के उसको आपको डीएक्टिवेट करना होगा। फिर उसके अंदर से जो कॉन्सेंट्रेटर होगी उसको दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करना होगा एक एट अ डिजायर्ड स्पीड, एंड अगेन इट कम्स डाउन टू अ वेरी लो स्पीड। तो जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज होते हैं, ऑल दोज हु आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट नाउ, आई वुड रिक्वेस्ट एंड अर्ज टू इन्वेस्ट इन अ लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। डेंटिस्ट के लिए ना पीआरपी का कोई इंडिकेशन है नहीं। डेंटिस्ट के लिए पीआरएफ का इंडिकेशन है। हमें तो कोआगुलेंट, हमें तो चाहिए कि हमारा जो ब्लड है जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वी वांट इट टू गेट कोआगुलेटेड इनटू द साइट। We don't want it to not coagulate. We are not conducting any blood test that we wanted it in liquid form. We want it to get coagulated. We cannot go away with the anticoagulant. So yes, there are some certain stages which are beyond the horizon of this workshop. But yes, there are, and you will have to study that and then hit and try in your clinic that if you can convert your PRP into PRF. Ma'am, Okay. तो what मैम is the आप कौन difference सी? between PRP and PRF, ma'am? I was just talking about that, ma'am. I'm sorry, if you have missed. So PRP is platelet-rich plasma. The word itself makes sense. And PRF is platelet-rich fibrin. Fibrin. Okay, okay. फाइब्रिन इज अ कोलाजन मैट्रिक्स। तो वो ज्यादा थिक Okay. होता है, मतलब कंसिस्टेंसी में देखे ना तो वो थिक होगा क्योंकि वो मैट्रिक्स है, वो पूरा एक बेस बना रहा है। ठीक है। Okay, ma'am. अगर हम कुछ लिक्विड डालेंगे तो वो कितनी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। वी वांट आवर प्रोडक्ट टू रिजॉल्व later. We don't want it to get resolved faster. We want it to get resolved in at a later date. So we will discuss as we go around this, and I will tell Okay. you how it can be used also, both with PRP as well as PRF. So it can be Okay. used somewhere in this. So I've been asked any machine name, sir. तो दो तीन मशीन्स का नाम मुझे पता है। बायो पीआरएफ है, शूक्रॉन्स पीआरएफ है। देर इज एसएच के क्वांटोज ने भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके दे हैव मेड अ मशीन विच इज मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन शूक्रॉन्स, एंड दैट इज हाउ इट इज गोस, एंड देर आर मल्टीपल वेज वी कैन डू इट। सो मैम राइट स्पीड कितनी रखनी होती है? सर, यही ये वाली स्लाइड मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ वसीम जी। तो इसको देखते हैं, इस पे सब पैरामीटर्स हैं। इनफैक्ट इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। सो डेंटल इंडिकेशन में ना इस तरह के पीआरएफ यूज होते हैं। एक एपीआरएफ है, दैट इज एडवांस पीआरएफ। एसपीआरएफ मतलब स्टिकी बोन के लिए जो हम पीआरएफ यूज करते हैं, एंड इंजेक्शन दैट इज आईपीआरएफ। तीनों के प्रोटोकॉल अलग है, तीनों की इंडिकेशन अलग है, तीनों का यूज करने का तरीका अलग है। मशीन एक है, एक ही मशीन से हम ये तीनों पीआरएफ बना सकते हैं। सिंस आई यूज शूक्रॉन, तो मैं शूक्रॉन के बारे में बता रही हूँ, बट मुझे पता है कि ये बायो पीआरएफ भी मशीन से ये बन सकती हैं चीजें, और एसएच के क्वांटो से भी बन सकती हैं। कन्वेंशनल जो पीआरपी मशीन होती है, जो सेंट्रीफ्यूज होता है, I have not personally worked with them, but I have seen some people doing some tweaking with their settings and using it to create the product which we desire. But nobody can guess that what is the quality of the product they achieve unless and until it is sent for pathology. जब तक पैथोलॉजी में जाके स्लाइड क्रिएट करके वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा उसके अंदर डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, या कोऑगुलेंट है, या व्हाट ऑल इज देयर। सो एडवांस्ड पीआरएफ से 1300 आरपीएम पे 14 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। वसीम जी प्लीज पे अटेंशन, इफ आई थिंक अभी आपको आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। जब हम इसको 1300 आरपीएम पे 14 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो हम ट्यूब को निकालते हैं और 5 मिनट के लिए सेट होने देते हैं। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, 5 मिनट के लिए सेट होने देते हैं। वी विल रिमूव द कैप, वी विल लेट इट सेट फॉर 5 मिनट्स। ड्यूरिंग दिस 5 मिनट्स ऑफ सेटिंग, माई platelets which are there in my extract are going to act up, and they are going to form a clot, a membrane, and a plug. How it is done?
how to make a clot, how to make a membrane, and how to make a plug. There is a technique that, and towards the end of this presentation, there is a proper video that I will show you on how to go about it. Right? क्लॉट का यूज कैसे कर सकते हैं आप? क्लॉट को आप साइनस लिफ्ट में यूज कर सकते हैं, इम्प्लांट प्लेसमेंट के साथ एसोसिएट पॉकेट में डाल सकते हैं, पेरिडोंटल पॉकेट में डाल सकते हैं, सो इट कवर्स योर पेरियो सर्जरीज ऑल्सो। सिस्ट की कैविटी कर सकते हैं, आपने कोई एपिसेक्टमी करी, अपाइकल सिस्ट निकाली, उसके अंदर क्लॉट डाल दीजिए। सो हमारा जो हम नॉर्मली कोलाजन प्लग यूज करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं, उसकी जगह आप स्ट्रेट अवे आपका PRF का क्लॉट यूज कर सकते हैं, एंड द कॉस्ट टू यू इज जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ योर मशीन। पेशेंट का ब्लड है, हमने कुछ एक्स्ट्रा डाला ही नहीं उसके अंदर, एंड यू कैन चार्ज फॉर दिस, व्हाई नॉट? मतलब इट एक्चुअली गिव्स यू एन एडेड बेनिफिट। इसी क्लॉट से हम मेम्ब्रेन बना सकते हैं। दिस मेम्ब्रेन कैन बी यूज्ड टू कवर योर श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। तो जब भी आप साइनस लिफ्ट कर रहे हैं, इफ एट ऑल यू आर सस्पेक्टिंग देयर इज अ पंक्चर, यू कैन प्लेस द मेम्ब्रेन देयर इवन इन एन इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट, and you can close it with your graft or your implant or whatever you are planning. The membrane can be used to create a poncho in a healing abutment. तो जब हम implant के ऊपर healing abutment लगा रहे हैं, so there is a technique where we place a poncho and we put it a membrane. जैसे हम collagen membrane लगाते हैं, same way we can use in PRF membrane also. poncho लगा के उसको हम tuck in करके दोनों तरफ से suture कर सकते हैं। Plug, जब हम PRF को कंडेंस करते हैं, क्लॉट को कंडेंस करते हैं, तो एक थिक डेंस कोलाजन प्लग जैसा बनता है, जिसको आप अपने नॉर्मल एक्सट्रैक्शन साइट में ग्राफ्ट की तरह यूज कर सकते। कार्तिक जी, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। Ask a question, Dr. S. Karthik. Yes, madam. Thank you so much, sir. हम प्लग के अंदर डाल सकते हैं, एंड दैट इज हाउ आपके पास इंडिकेशन एडवांस PRF के आ गए हैं। SPRF मतलब स्टिकी बोन PRF, इसकी इंडक्शन, इसकी यूज मेरी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा होती है। हमने ग्राफ्ट लिया, हमने कोई भी ऑटोजीनस जीनोग्राफ्ट एलोग्राफ्ट लिया, उसके अंदर हमने 1300 RPM पे 14 मिनट्स के लिए किया। रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूज एंड रिमूव द कैप्स, हमने निकाला। यहाँ पे हमें सेट नहीं करने देना, जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट आया है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे विद आर इंसुलिन सिरिंज और विद अ 2 ml सिरिंज। सुपरनेटेड लिक्विड आएगा, आप उसको छोटे डिश के अंदर अपने बोन ग्राफ्ट में डालिए। बोन ग्राफ्ट में डालने के बाद ग्राफ्ट को थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो ग्राफ्ट सेट हो जाएगा, दिस क्वालिटी बोन सर इज अमेजिंग। मतलब दिस इज अ ब्लेसिंग, दिस इज अ boon फॉर आवर इम्प्लांट इंडस्ट्री। एंड हाउ आई विल शो in further slides. I have a full case which shows the मैम एक बार रिपीट कर दीजिए इसको प्लीज। हाँ जी सर, 1300 RPM पे 14 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है, 1300 RPM for 14 minutes. You remove the cap, you take the liquid extract out in a 2 ml syringe. The liquid that can be used, you can put it in your bone graft material, whichever bone graft you are using. You can be using a xenograft or an allograft or a mix of autograft and autogenous and xenograft. And as you go ahead, 2 minute, 3 minute, the bone graft is going to get condensed and give you a sticky bone. It is called sticky bone because it is actually very sticky in nature. You can use this procedure also to make a large membrane to create a big side coverage, and 3 to 4 membranes जब हम overlap करते हैं, it gives a very good coverage to your surgical site. तीसरा, मैम वो आपने 5 मिनट जो रुकने के लिए बोला था वो इसी में था क्या, मतलब SPRF में? नहीं सर, 5 मिनट वो क्लॉट बनाना था हमें, एडवांस PRF में था। ठीक है जी। SPRF में हम 2 से 3 मिनट जब रुकते हैं, और ये हमें दिखेगा, इट विल बी हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, because your bone graft is in your dampened dish in which you have placed the supernatant and then it is setting in front of you. तो जिस भी सेटिंग की स्टेज पे आप उसको निकाल के अपनी साइट को ग्राफ्ट करना चाह रहे हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट इट रियली थिक, यू कैन लीव इट फॉर लॉन्गर टाइम, बिकॉज इट इज गोइंग टू कोआगुलेट ना। आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो कोआगुलेट करेगा और साथ में ग्राफ्ट को भी कोआगुलेट कर देगा, तो वो ग्राफ्ट आपका जो लगेगा वो बहुत डेंस हो जाएगा, थिक हो जाएगा। थर्ड इज IPRF। IPRF भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। IPRF के लिए जो हमें सेंट्रीफ्यूज की सेटिंग्स हैं, ये जरूरी है।
इसमें 3 प्रकार की हैं। 700 RPM फॉर 5 मिनट्स, 700 RPM for 3 to 4 minutes, and 300 RPM for 14 minutes. In my practice, I use 700 RPM for 4 minutes only. सो टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं, जैसे ब्लड की सेटिंग होती है सर, गर्मी में और सर्दी में, तो ये आप अपने क्लिनिक के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस में क्या सूट कर रहा है। IPRF के लिए 700 RPM for 4 minutes when I centrifuge, I get a very liquidy supernatant. Now this liquid supernatant, when I extract, I can use it for my dry socket injections, so for it to heal faster. I can use it within the papilla also to help my papilla generate वो जो triangle black defects होते हैं ना in between, maybe a diastema closure जहाँ पे triangular defect रह गया, या post operatively after an implant placement आपने crown लगा दिया, patient को still वहाँ पे papilla generate नहीं हुआ है, to generate that papilla TMG injections में use कर सकते हैं। एंड बहुत अग्रेसिवली नाउ डेज आई एम यूजिंग दिस PRF फॉर माई एंडोडोंटिक इरिगेशन। सो हाँ जी, तो ये एक बहुत ही लेटेस्ट एप्लीकेशन है इसकी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, हेलो सर, हाउ आर यू? मैम इसकी बस मैं अभी वही पूछने वाला था आपको कि जैसे एंडोडोंटिक इरिगेशन में आपने बोला, तो हम इसे ऐसे PRF को ऐसे केसेस में यूज कर सकते हैं जहाँ पे बोन लॉस हो गया हो या थोड़ी बहुत मोबिलिटी हो, ऐसे केसेस में हम यूज कर सकते हैं? सर मोबिलिटी है, बिल्कुल सर, मोबिलिटी किसी भी एंडोडोंटिक लीजन में क्यों होगी? अगर वहां पे एब्सेस है तो मोबिलिटी आती है। एम आई राइट? हाँ मैम, है ना? खासकर मैम पेरियो लीडिंग एंडो ऐसे केसेस करेक्ट, में। करेक्ट। तो ऐसे केसेस में तो सर दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, आपका प्रोग्नोसिस बहुत इंप्रूव हो जाएगा। एंडोपेरियो के थैंक यू सो केसेस मच जो मैम। मोस्टली होते हैं वो काफी डेबिलिटेटिंग होते हैं, प्रोग्नोसिस हमारा खराब होता है। सो इफ वी वांट टू improve our regular prognosis of an endo lesion, we can always use regenerative endodontics. This is a altogether different branch of endodontics, but since we are here in this lecture, we are mostly concerned about implants. I will not go in detail about this, but I do have a presentation regarding this. So if you make a request, I can do that also. So regenerative endodontics में हम extract करते हैं और irrigation की तरह use करते हैं। irrigation भी करते हैं, हम उसको plug की तरह भी use करते हैं, and it is a bit beyond the scope of this particular lecture. हेलो हाँ जी मैम। मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जी जैसे please। अगर एंडो में इसको इरिगेशन के लिए यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो इरिगेंट्स हम यूज रहते हैं तो उसमें हमें एक्सट्रूडिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है जी बियॉन्ड एपेक्स, तो इसमें हमें उसका भी नहीं रखना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। जैसे हम इन अ सीटिंग लास्ट रिंस अगर इससे करके और फिर सलाइन के साथ ना करें, हम्म। रिंस इससे करें तो हमारे जो एक्सलेंट मैम, एक्सलेंट प्रोटोकॉल। यस डेफिनेटली, आपका प्रोग्नोसिस भी बढ़ेगा और एक्सट्रूजन के चांसेस, तो इसमें एक्सट्रूड हो जाए तो अच्छा है ना। यस मैम, वही मैं पूछ रही PRF एक्सट्रूड हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स पेरिपाइकल जाएंगे, आपका लीजन जल्दी भरेगा। और मैम जो ग्रैनुलोमा लीजन्स हैं पेरिपाइकल वो भी हम्म, इसमें बिल्कुल वो जल्दी भरेंगे ना मैम। इट्स गोइंग टू हील फास्टर बिकॉज वी आर एक्चुअली पुटिंग ग्रोथ फैक्टर्स इन दैट साइट वाया द एंडोडोंटिक कैनाल, वाया द रूट कैनाल। मैम जो ओपन अपेक्स केसेस होते हैं उनमें भी ये यूज करना है एज ए एब्सोल्युटली। इनफैक्ट रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स की मैम जितनी भी स्टडीज हुई हैं वो ओपन एपेक्स केसेस में हुई है। और मैम जो आप बोल रहे थे कि लाइक डायस्टीमा क्लोजर मतलब उसमें हाँ। तो एज ए इंजेक्शन हम उसमें देंगे यस पैपिला। मैम, आई यूज इज एन इंट्रापेपिलरी इंजेक्शन, एंड उसमें 1 या 2 इंजेक्शन के बाद पेपिला ग्रोथ अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहां पे डेंस पेपिला बन जाता है, ग्रोथ फैक्टर्स जब ऐड करते हैं। कोलाजन स्टिमुलेट करता है ना मैम, कोलाजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है, मैम फाइब्रोब्लास्ट। प्रेजेंटेशन पूरी हो गई है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये भी रह रहा है? नहीं नहीं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं है सर, अभी तो प्रेजेंटेशन काफी ओके बची मैम। है। लेट्स टेक, अभी हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को टुवर्ड्स द एंड ले लेते हैं। कैन यू प्लीज मेक डाउन द नोट्स ऑफ योर क्वेश्चंस बिकॉज देयर इज लॉट मेनी स्लाइड्स अभी। एंडोडोंटिक्स के बारे में ना अभी हम करते हैं, इसको बाद में डिस्कस करें। थैंक यू। So this is a case which had come to me. I only did the root canal, but the patient was traveling and they did not get a crown done. और उसके बाद bygone are the bygones, वो भूल गए, उनका crown टूट गया, and there was now this patient wants to come to me and tell me कि मुझे implant कराना है। हमने extract किया, हमने उसका measure किया, और हमने फिर एक कोलाजन प्लग बनाया। कोलाजन प्लग बनाकर हमने वहां पे उसको ग्राफ्टिंग कर दिया, सॉरी हमने उसको ग्राफ्टिंग करके क्लोज कर दिया। Now, this will help my buccal bone not to collapse, my bone to remain intact,
So this is a case of socket grafting. Socket grafting with a PRF collagen plug. And that is how we use, in my practice, I use PRF for almost all the cases, be it endodontics, be it be it regenerative implant surgeries, be it extractions, even conventional extractions, even third molar extractions, we use this. So मुझे इनपुट्स चाहिए यहाँ पे, इस केस को कैसे ट्रीट करेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे? आप अनम्यूट करके प्लीज बोल सकते हैं. कर सकते Ma'am, हैं मैम. extraction and then placement of PRF cloth. हम्म. That sticky bone one wala. जी जी. And I think indirect sinus lift also. दिस इज एन इंटीरियर मैम, सेंट्रल इंसाइजर है. Okay. Apex. So this is an open apex central incisor. Thank you for your contribution, ma'am. This is an open apex central incisor. This patient's age is, can anybody guess what is the age of the patient? 7 to 8 years. It is, sir, it is 58. 15. 58 साल की लेडी है ये. Okay. Imagine the sad treatment she has undergone. मतलब this, whenever I see this case ना, मेरे goosebumps हो जाते हैं. इनको 10 साल की उम्र में चोट लगी. She went to a dentist. उन्होंने 10 साल की उम्र में लगी है तभी एपेक्स ओपन है. 10 से भी नीचे ही कम ही उम्र होगी क्योंकि एपेक्स ओपन है. टूथ इरप्शन के 3 साल के अंदर एपेक्स क्लोज हो जाता है. So this patient would have been maybe 8 or 9 years of age when she had undergone this trauma of front central incisor hit. उनको बताया गया कि उनकी रूट कनाल कर दी और क्राउन लगा दिया गया. ऐसा उनको बताया गया एट द एज ऑफ 9 और 10 years of age. बट क्या रूट कनाल की गई है? नहीं. क्या एपेक्सोजेनेसिस किया गया है? नहीं. क्या एपेक्सिफिकेशन किया गया है? नहीं. द क्राउन इज देयर एंड द प्लाइटेड ऑफ द पेशेंट इज दिस. आई हैव रेज्ड दिस फ्लैप एंड दिस इज द कंडीशन. डिहाइसेंस, फेनिस्ट्रेशन क्या नहीं है यहाँ पे. ठीक है. और ऊपर से रेजिडुअल बोन देखिए. रेजिडुअल बोन इज अ नाइफ एज थिन बोन. इट इज ऑलमोस्ट टाइप 3 टाइप ऑफ नाइफ एज थिन बोन. क्या करूं मैं यहाँ पे? दिस पेशेंट हैड कम टू मी आफ्टर सेइंग, लिसनिंग टू नो फ्रॉम 15 टॉप दिल्ली. मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ. दिल्ली के 15 टॉप हॉस्पिटल्स से ना सुन के वो मेरे पास आई थी. पता नहीं कहाँ से उनको रेफरेंस मिला. एंड शी वाज लाइक, मेरे को ब्रिज नहीं करवाना है. मेरे साथ एक दांत के साथ ऐसा हो गया, मुझे आगे पीछे दांतों के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करवानी है. कैन यू डू इम्प्लांट? वेरी नॉलेजेबल लेडी. उन्होंने सीधा सीधा पूछा, कैन यू डू इम्प्लांट? मैंने कहा आप सीबीसीटी करा के आओ, देखते हैं. सीबीसीटी करा के आई तो ये पिक्चर थी. आई टुक इट एज ए चैलेंज. मुझे था कि पेशेंट चाहता है तो मैं क्यों ना चाहूं. सो इट वाज अ चैलेंज टू मी एंड आई प्रोसीडेड विद द केस. अब हम इसके थोड़े से स्टेप्स देखेंगे एंड दिस केस इज काइंड ऑफ एन, इट विल एड्रेस अ लॉट ऑफ योर क्वेरीज. एक ही केस में कई सारी टेक्निक यूज करी है क्योंकि मैक्सिला है, एंटीरियर मैक्सिला है, ओपन एपेक्स है, फेनिस्ट्रेशन है, डिहाइसेंस है. और इसमें एक चीज और दिखाऊंगी, इसमें सॉफ्ट टिश्यू लॉस भी है. बिकॉज देयर वाज एन ओपन एपेक्स विद एन ओपनिंग. इट वाज एक्चुअली अ फिस्टुला व्हिच हैड फॉर्म्ड इन द ओरल कैविटी. तो वो स्वेलिंग नहीं थी, फिस्टुला बन चुका था, विच वी विल सी. सो प्लीज अलाउ मी टू शेयर दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू लोअर द वॉल्यूम. सो दिस इज अ फुल केस का वीडियो, अ ब्रीफ वीडियो विच आई एम गोइंग टू शेयर. मेरे सबसे क्राउन निकाल आई होप यू ऑल कैन सी. दे. Mute mic. पीटीआर करिए.
कोलाजन टिप भी बोलते हैं, कोलाजन टिप। Sorry, I paused it, I think. आई नो कई सारे क्वेश्चंस होंगे, बट पहले हम स्टेजेस पे चलते हैं। एक ही केस में हम काफी सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करेंगे। दैट इज व्हाई आई पुट दिस केस एट माय फर्स्ट केस, क्योंकि इसी एक केस से काफी क्वेरीज सॉल्व हो जाती है। सो कमिंग टू द फर्स्ट पिक्चर हियर, एवरीबडी कैन सी। आप देख सकते हैं कि दांत के जो एपेक्स है वहां पे एक फिस्टुला है। There is an abscess which was burst, and hence the patient does not have any pain. There is no swelling because वहां पे fistula is already, it's an open apex which is actually communicating with the oral cavity. तो जो भी वहां बिल्डअप होता है वो as soon as रिलीव हो जाता है। सेकेंड पिक्चर में वी कैन सी हियर इट्स एन ओपन केस। ये एपेक्स वो हमने पहले दिखा दिया था। जब हमने फ्लैप रेस किया, डिहाइसेंस फिस्टुला, दोनों तरह के डिफेक्ट्स यहाँ प्रेजेंट हैं। Extraction के बाद we can see that the apical closure has not taken place. I go ahead with my implant placement. Now there will be questions that why I went ahead with my implant placement. So जब हम maxilla में implant placement करते हैं, I use certain special techniques called osseodensification, where we convert the D3 or D4 bone to D4 to D3 and D3 to D4 type of bone by using condensing drills that modify my bone to accept implant at a better rate and create more osteogenic potential. So जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हम इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट भी कर पाते हैं और हम हमारी जो बोन की ग्राफ्ट की नीड है वो भी कम कर पाते हैं। तो जब हमने एक्सट्रैक्ट किया था तब डिफेक्ट बड़ा था, बट जब हम इम्प्लांट प्लेस करके यहाँ पे आए हैं, नाउ वी हैव प्लेस द इम्प्लांट, कैन यू सी द साइज ऑफ द डिफेक्ट नाउ? Can you please appreciate that the size of the defect is much less? जो नॉर्मल नेचुरल टूथ के ऊपर डिफेक्ट था और जो अब डिफेक्ट है वो साइज बहुत कम है, क्योंकि बोन एक्सपैंड हुई है, बोन कंडेंस हुई है, and hence the quality of the bone, remaining bone, has improved. Now when the quality of the remaining bone has improved, my graft which I will be needing is much less. Initial defect कितना था, and now I am using only this much of bone graft. Quantity देखिए, this is half the quantity of bone graft I will be needing otherwise, right? So I am creating SPRF here. So मैंने centrifuge किया उसको 1300 RPM हेलो पे। मैम। हाँ जी प्लीज। यस मैम, सो अभी आपने बोला कि द क्वालिटी ऑफ द रिमेनिंग बोन गॉट बेटर। कैन आई प्लीज नो Yes. हाउ डिड यू डू दैट? यू टोल्ड सम Yes, I will come to that in the subsequent, ma'am. I will. That is also a And part that of is this called presentation. ossification. Osseodensification. Ossification. Let's have Q&A session at last, please. Yes. Thank you. That is a part of this presentation. I will cover it. So sticky bone हम बना रहे हैं, and we are using almost half the quantity of graft material here. I placed my sticky bone in my graft material. What am I doing now? I'm scraping for autogenous bone. कोई भी xenograft की quality, xenograft के अंदर क्या होता है? How a bone graft is different from another bone graft? There are three types of bone graft predominantly: autogenous, xenograft, alloplast.
राइट। ऑटोजीनस जो होता है आपकी बॉडी, हमारी, हम पेशेंट के माउथ से लेते हैं। जीनोग्राफ्ट विच वी कॉमनली यूज, विच इज अ बोवाइन बोन। तो इन दोनों की रिजॉर्प्शन कैपेसिटी में बहुत डिफरेंट है, रीजेनरेटिव कैपेसिटी में बहुत डिफरेंस है, बट व्हेन वी मिक्स ऑटोजीनस बोन विद आवर कन्वेंशनल जीनोग्राफ्ट, द ऑस्टियोजेनिक पोटेंशियल इंप्रूव्स, क्योंकि वी आर ऑलरेडी गिविंग एक्टिवेटेड ऑस्टियोजेनिक cells there, right? So I have mixed autogenous bone with my conventional xenograft here, and this is how my bone is getting adapted. So जब मैंने ये प्रोसीजर नहीं करती थी ना, तब मेरे पास मेरा पेशेंट आता था और कहता था दूसरे दिन तीसरे दिन मुंह में से सफेद सफेद दाने निकल रहे हैं नमक जैसे। कितने, आई थिंक बहुत लोगों के पेशेंट्स ये कहते हैं, मुंह में से सफेद सफेद दाने। हम कहते हैं जी कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा ग्राफ्ट मटेरियल है, रिजेक्ट हो गया, बट क्या ये सच है? हम भी जानते हैं वो बहुत वैल्यूएबल ग्राफ्ट मटेरियल है, जिसका पैसा हमने दिया है, जिसका पैसा पेशेंट ने दिया है, और जो उसके मुंह में लीच आउट हो रहा है, एंड मोर देन दैट, वो जो हमने ग्राफ्ट किया है जो एक एडिक्वेट क्वांटिटी में है, वहां से वो कम हो रहा है, तो हमारे पास रेमिनेंट बोन इज गेटिंग लेसर, राइट? सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन, एंड दैट इज हाउ माय बोन स्टिक्स टू माय साइट. There is nothing that is holding it yet, and still my bone is getting sticking to the side. Because the surrounding cells are already a part of my bone graft in the form of SPRF. So they are like cells, and that is why they are adhering together. So when I do this, now I decide to graft it. I am grafting this because the patient had a thin biotype of tissue. She's a 58-year-old lady, very thin, agile, and she had a thin biotype. And I know it is an anterior case, and I would need a better biotype to give her a good, decent aesthetic. So now I'm using Volumax as my collagen matrix here, which is going to act as my membrane as well. I dip it in the same SPRF liquid. When I dip it in the same SPRF liquid, so whatever SPRF liquid did to my bone, it did to my graft membrane as well. What? It made it extremely sticky. So this size of membrane, I place it and it is immediately taken up. No tacks, no suture, and it is stable. देखिए, again, I'm not holding it from anybody. This picture was taken twice, thrice. वो fold भी जो है ना, वो नीचे जाके adapt हो गया और stick कर गया. Why again? Because they are all similar cells. इसमें saline नहीं है कहीं पे भी. ये पेशेंट का अपने ब्लड से डिराइव किया हुआ प्रोडक्ट है, जिसके अंदर कोआगुलेंट है, जिसके अंदर प्लेटलेट है. तो वो जैसे ब्लीडिंग रुक जाती है ना क्लॉट बन के, ऐसे यहाँ से ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, हीलिंग भी बढ़ जाएगी, और मेरा ग्राफ्ट भी स्टेबलाइज हो जाएगा. सो नीदर वुड माई ग्राफ्ट मटेरियल वुड लीच आउट, नॉर वुड माई मेम्ब्रेन वुड मूव. मैम इसमें कोलेजन मेम्ब्रेन में भी अपन ने पीआरएफ डाला है? हाँ जी, यहाँ पे देखिए ना, ये डाला है मैंने, उसको डिप किया है ना, जैसे सलाइन में डिप करते हैं, तो हमने यहाँ पे पीआरएफ में डिप किया. फिर हमने इसको सूचर कर दिया. आपको वो एपेक्स वाला लीजन याद है सर, जो शुरू में स्लाइड पे दिखाया था मैंने? वो भी तो खुला पड़ा है, वहां से मेरा मटेरियल निकल जाएगा, या मेरा वो एक्सपोज हो जाएगा, तो मेरा नेक्रोटाइज हो जाएगा आसपास का टिश्यू. सो वहां क्या करना है? सेम मेरे पास एसपीआरएफ बना हुआ है, ये हमने बना दी वहां से मेम्ब्रेन. दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग अ मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन आई एम यूजिंग टू क्लोज दैट एपाइकल fistula present there. I'm using a tunneling technique to place that membrane inside the lesion, and then I'm going to approximate the lesion with another single interrupted suture. This are मैम the ये big- मेम्ब्रेन कैसे बनाई है वो समझ नहीं आया, हम थोड़ा सा बता दीजिए. सर वो आगे ना एक वीडियो आएगी एक और इसी तरह की, जिसमें मेम्ब्रेन कैसे बनेगा सब बताएंगे, ठीक है? So this is my healing at the time of my suture removal. You can see I've removed the sutures here. Side में दिख पा रहे हैं आपको उसके निशान. इतना पिंक, कोरल पिंक जिंजाइवा एट द टाइम ऑफ suture removal, मतलब हम तो धन्य ही हो जाते हैं जब ऐसा देखते हैं. My patient had no swelling. My patient did not have any post-operative much pain. This is the healing after 2 weeks. You can still see, since I used a collagen matrix, I can leave it exposed also. It is not going to get infected. So you can, the whitish you can see is my healing collagen matrix there. This white will also turn pink over the period of time. So now we come to the, sorry. This is the CBCT post-op. You can see my implant is very nicely cased under my bone graft. चारों तरफ उसके graft है.
It is very nicely protected from the palatal, from the buccal, which absolutely, it was a knife edge bone, if you remember properly. This is my other sections, and here also you can appreciate at all cross sections of the implant, graft is present. तो ना ही तो एपेक्स से मेरा ग्राफ्ट कहीं पे लीच आउट हुआ, ना ही कोरोनल साइड से कहीं पे लीच आउट हुआ, and my graft is absolutely safe, and hence my implant is absolutely safe. At the stage 1 uncovery, stage 2, you can see I have removed the healing cap, and see how beautiful my emergence profile is coming here. This is the power of growth factors and PRF. Trust me, koi bleeding, extra bleeding nahi hai, enough coagulation, enough pink, and this is my patient after the final prosthesis delivery. तो हमने यहाँ पे बोन रीजनरेशन किया है. बोन रीजनरेशन के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, हाउ टू डू अ सक्सेसफुल बोन रीजनरेशन. सो वी फॉलो पास प्रिंसिपल. व्हाट इज पास प्रिंसिपल? पास प्रिंसिपल इज सबसे पहले प्राइमरी वूंड क्लोजर, मतलब आपका वूंड जो है वो पूरा एक्सप्रोक्सीमेट होता है. कैसे हो सकता है प्राइमरी वूंड क्लोजर? फ्लैप आपने रेस किया, या तो आप उसको रिलीजिंग इंसिजन देते हैं एपेक्स पे. अगर आप रिलीजिंग इंसिजन देते हैं और फ्लैप का साइज एडिक्वेट करते हैं, तो आप हमेशा उसको बकली पुल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम उसको वर्टिकल, पहले हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सूचर देते हैं और फिर हम सिंगल इंटरमेट्रिक सूचर देते हैं. दैट इज हाउ वी अटेन अ प्राइमरी वूंड क्लोजर. प्राइमरी वूंड क्लोजर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर माई ग्राफ्ट टू बी स्टेबल देयर. एंजियोजेनेसिस, ग्राफ्ट हमने कर दिया है, ग्राफ्ट टेकअप कब होगा? वो ग्राफ्ट आपका बोन कब बनेगा, पेशेंट का बोन कब बनेगा? वो तो एलोप्लास्ट है या जीनोग्राफ्ट है. जब उसके अंदर ब्लड वेसल्स क्रीप करेंगे. ब्लड वेसल्स कैसे क्रीप करेंगे? जब आप उसके अंदर एग्जिस्टिंग बोन के अंदर यू कैन मेक ग्रूव्स, यू कैन गिव देम अ सपोर्ट ऑफ स्टिकी बोन. जैसे ही आपने स्टिकी बोन बनाया, आपने उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स डाले, तो आपने एक्चुअली जो ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से जो हमने रेमिनेंट सेल्स हैं, रेमिनेंट सेल्स को हमने कन्वर्ट करके फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट बना दिया, एंड दैट इज हाउ एंजियोजेनेसिस. नॉन वाइटल बोन विल टर्न इनटू वाइटल फास्टर. सिंपल. स्पेस मेंटेनेंस. Why space maintenance is important? Because every graft resorbs. Resorption rate is actually the deciding factor on how you choose your graft. So जब वो रिजॉर्ब हो जाएगा, तो रिजॉर्ब होने के बाद वहां क्या रह जाएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट स्पेस एंड देन क्लोज द वुंड. स्पेस मेंटेन किससे करते हैं? कोलेजन मेम्ब्रेन से करते हैं. एम आई राइट? और नॉर्मल बायोमेम्ब्रेन से करते हैं. स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने मेम्ब्रेन लगाई और वो मेम्ब्रेन ऐसे 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 हिल रही है, तो क्या हमारा अंदर नीचे वाला ग्राफ्ट स्टेबल रहेगा? कभी नहीं रहेगा. पहले मेम्ब्रेन को स्टेबल करिए, फिर उसके अंदर ग्राफ्ट डाल के उसको स्टेबल करिए. हाउ इट इज डन? You can use your sticky bone, sticky IPRF liquid, dip it, and you saw how stable that graft was. At a bigger site, this will not suffice. At a bigger site, you will have to place tacks around your membrane so that your membrane is stable, and hence your fibroblasts are not creeping into the osteoblast, and your osteogenic potential of the bone graft is good enough to support the implant and promote osseoindication. So I hope I'm clear here. Primary closure is a tension releasing technique. Decortication जो मैंने angiogenesis का बताया, space maintenance and fixation pins. So all these things actually help us do a predictable bone regeneration, जिसमें हमारा graft भी कहीं नहीं जा रहा और हमारा implant भी कहीं नहीं जा रहा. This is a case where I did this. आप देख पाएंगे maxillary posterior region में. कमिंग टू, अभी डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन पूछा कि हमने मैक्सिलरी पोस्टीरियर रीजन में कैसे बोन मॉडिफाई करी है, हम मैक्सिलरी इंटीरियर रीजन में कैसे बोन मॉडिफाई करते हैं. यू कैन सी माय इम्प्लांट्स आर एक्चुअली इन द साइनस. 2 से 3 मिलीमीटर पोस्टीरियर इम्प्लांट मेरे सारे साइनस के अंदर है, एंड देयर इज, इट इज कंप्लीटली इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट. एंड इसमें से 2 इम्प्लांट तो आई थिंक इमीडिएट प्लेसमेंट है, वेयर आई एक्सट्रैक्टेड रूट स्टम्प्स एंड आई प्लेस द इम्प्लांट इमीडिएटली. हाउ इट इज डन? By the process of osseodensification. All those who are taking notes, please mark. इसको osseodensification कहते हैं. I have learned this technique from Dr. T.V. Narayan. I consider him as my mentor for maxillary implants per se. Osseodensification में हम क्या करते हैं? हम सर हड्डी, maxillary bone कैसी है? स्पॉन्ज की तरह है ना, आप दबाओ दब जाएगी.
जितना ज्यादा स्पॉन्ज की तरह वो बोन रहेगी उतना उसमें मेरा नेल अगर मैं डाल रही हूँ इट विल बी वॉबली, इट विल नॉट स्टे. सो आई वांट माय स्पॉन्ज टू टर्न इनटू वुड so that my nail stays. So how do I change the density of a bone from D4 to D3 to D2? So there is a very beautiful product in the market, beautiful set of drills called Densa Kit. सो ट्रेडिशनली जब मैंने इम्प्लांटोलॉजी सीखी थी 17 साल पहले, तब डेंसा बर नहीं होते थे, तो हमें ये कहा जाता था, मेरे मेंटोर थे डॉक्टर जीवन अयप्पा, उन्होंने मुझे कहा अपनी कन्वेंशनल ड्रिप को ना उल्टा चला दे तो तेरी बोन कंडेंस हो जाएगी. ठीक है. अब हमारे पास वी आर ब्लेस्ड कि हम वो रिस्क नहीं लेते. जितना आप काम करेंगे उतना आप रिस्क रिस्क से इम्यून हो जाएंगे. बट अब हम क्या करते हैं, डेंसा बर लेते हैं. डेंसा बर को जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं जो आसपास की बोन को फर्दर धकेलता है, और जैसे स्पॉन्ज को दब के वो टाइट हो जाता है, ऐसे ही हमारी D4 बोन D3 बन जाती है और D3 बोन फर्दर D2 बन जाती है. और मेरा जो इमेजिंग प्लास होता है वो प्लांट होता है वो बहुत ही स्टेबल रहता है, और मुझे 40 की टॉर्क बड़ी आसानी से मैक्सिलरी पोस्टीरियर रीजन में मिल जाती है. ऑलमोस्ट 99% of cases of mine in maxillary posterior region give me a torque of 40 newtons at immediate implant placement. And ये एक साइड में एक बहुत अच्छा बोन है हमारे लिए, क्योंकि जब हम बोन को डेंस कर रहे हैं तो वो एपेक्स पे भी तो डेंस हो रही है. जब वो एपेक्स पे डेंस हो रही है तो वो बड़ी शांति से मेम्ब्रेन को लिफ्ट कर देती है. मेम्ब्रेन को लिफ्ट कैसे करेगी? वी आर गोइंग टू यूज इम्प्लांट सिस्टम्स दैट हैव अ कन्वेक्स हेड. जब वो कन्वेक्स हेड होगा तो वो बोन को, वो इम्प्लांट की मेम्ब्रेन जो स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन है उसको बड़ी नाइसली टेंट करके लिफ्ट कर देती है. सो फॉर दिस यू कैन यूज योर रेगुलर डेंसा किट ड्रिल्स, और देर इज अ ब्यूटिफुल किट बाय ऑस्टेम कॉल्ड कैस्किट, which is a crystal sinus approach kit. And if you have enough experience, you can use your hand osteotomes for the same procedure. And it is very nicely, वो implant जो है वो उस छोटे से टेंट के अंदर केस हो जाता है with a good torque. So this is the procedure of osseodensification, which can be dealt in detail in further things. So I think we are running short of time here, and I would discuss the next procedure. यहाँ पे मैंने ऑस्टियोडेंसिफिकेशन से मैक्सिलरी पोस्टीरियर इम्प्लांट डाले हैं. देयर वाज अ रेमिनेंट बोन ऑफ अराउंड 5 to 6 millimeter in the maxillary posterior region, and we were able to place good 8 by 5 millimeter of implant with a healing cap in place. Minded, this is an immediate post-op. So मेरी टॉर्क इतनी अच्छी थी कि मैंने healing abutment लगा दिया हाथ के हाथ. टिश्यू बायोटाइप अच्छा था, so that is why my healing abutment was almost at the crest. Another case. Now here, this is a mandibular posterior implant, and the patient had come with me with a completely thin knife edge ridge. तो जब knife edge ridge होगी या फिर buccolingual width हमारी कम होगी, तब हम क्या करेंगे? तब हम ridge split करेंगे. Ridge split करने के लिए there is another beautiful drill kit. Ridge split kit आती है, Dentium की भी आती है, Ostem की भी आती है, and many other companies as well. और हम अपनी रेगुलर डेंसाबल्स को भी यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वी कैन यूज अ रेगुलर सॉ और पीजो टू प्लेस एन इंसिजन, क्रेस्टल इंसिजन इन द बोन, मिड क्रेस्टल इंसिजन ऑन द बोन, 2 vertical incision, and then we can go sequentially over our osteotomes or over our densa brills and expand. रिज स्प्लिट करके हमें एक्सपैंड करना है सो दैट हमारा जो इम्प्लांट है वो चारों तरफ से वाइटल बोन से कवर हो जाए. नाउ हियर the factor of jumping distance, even in immediate implantation and here, the factor of jumping distance is very important. Jumping distance क्या होता है? 2 millimeter से नीचे की अगर difference है between the implant and the bone, I do not graft it. And if it is more than 2 millimeter, I graft it. Why? Because my osteoblast has the capacity of jumping over 2 millimeters. तो मुझे उसको ग्राफ्ट का बेस देने की जरूरत नहीं है अगर वो 2 मिलीमीटर से कम है. And that is the same technique we use when we are doing socket shielding, we are doing partial extraction therapy, we are doing, all these procedures of modifying bone quality. Utilize the principle of jumping distance, utilize the principle of osteogenic potential and everything. मैम ये Coming 2 to, mm कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, मतलब sorry बेस sir, ऑफ द इम्प्लांट? मैम जो 2 mm का आपने बताया जी कि 2 mm ये बेस ऑफ द इम्प्लांट से है या फिर मैम कोरोना सर, 2 mm बेस पे तो हम ग्राफ्ट नहीं कर सकते ना सर. या तो हमने पहले ग्राफ्ट डाल के इम्प्लांट लगाया तो ग्राफ्ट के साथ हमारा साइनस लिफ्ट हो गया. बट अगर इंटीरियर केसेस में देखें, अगर हम सॉकेट शील्ड कर रहे हैं या हम कोई इमीडिएट इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, फ्लैपलेस कर रहे हैं, हमने इम्प्लांट वो टूथ एक्सट्रैक्ट किया
टूथ का डाया करीबन 7 से 8 मिलीमीटर का था, इम्प्लांट हम वहाँ 4 मिलीमीटर का लगा रहे हैं, तो आपका जबमिट डिस्टेंस क्या होगा, 2 से 4 मिलीमीटर के बीच में होगा सर, बक्कल इंगुल? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम जी जी रॉन्ग। मैम, जी मैम, तो बिल्कुल। अगर वो 2 मिलीमीटर से ज्यादा है, द बकल वॉल ऑफ योर इम्प्लांट टू द बकल रिमेनिंग बकल बोन, तो आप उसको ग्राफ्ट करेंगे। अगर वो 2 से कम है तो आपको ग्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही हो जाएगा, इसलिए आपको जरूरत ही नहीं है। Exactly. So जी। that is how you save on your material cost on and your patient vulnerability also. Coming back to PRF, this is a short video which shows you how each kind of PRF is made and please go through this. तो मैं इसको प्ले कर रही हूँ। जो पहले आपने पूछा था ना कि हमने ये कैसे बनाया, वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। This is a manufacturer's video, so please edit. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk alone. I walk alone. I walk alone. I walk alone. I'm walking down the line, I feel like me somewhere fun. On the borderline of the I walk alone. Between the lines, what's fucked up and everything's alright. At my vital signs, now I'm still around, but I walk alone. I walk alone. I walk alone. I walk alone. My shadows all they want. My shadows, the only thing to die away. Someone to build a fight. To live, I walk alone. Sorry. Maybe here. This is an additional spin of 3 minutes after SPRF is extracted. सेम एक्सट्रैक्ट से स्टिकी बोन बनाने के बाद वी कैन यूज द सेम ट्यूब्स, centrifuge them for another 3 minutes and use it to form our membrane and cloth.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's just good. सो शुक्रॉन पीआरएफ के साथ ये किट आती है, ये अदरवाइज भी आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. नाउ दीज आर very good quality membranes which are formed, which can be used in synergy with your existing membranes or alone to cover your defects along with your healing abutments in stage 2 uncovery, in your perio surgeries, or maybe just maybe in a cyst removal case. So I hope this video has made a lot of things clear going forward. तो जनरल प्रैक्टिस में इस प्रोडक्ट का कहाँ पे यूज हो सकता है? इमीडिएट इम्प्लांट पे, जैसे हमने बताया कि हम पहले ही स्टिकी बोन डाल के या बोन ग्राफ्ट डाल के कोलेजन प्लग लगा के उसके ऊपर इम्प्लांट प्लेसमेंट कर सकते हैं. सॉकेट प्रिजर्वेशन में द वे वी डिस्कस्ड इन अ केस ड्राई सॉकेट में. सो आई हैव यूज्ड इट फॉर, वैसे कम होते हैं ड्राई सॉकेट आजकल, बट जो भी एक आध केस आता है उसमें हम ड्यूरिंग द हीलिंग फेज आईपीआरएफ इंजेक्ट करते हैं. जब हम आईपीआरएफ इंजेक्ट करते हैं तो अगर 8-10 ड्रेसिंग में वो हीलिंग होती है तो वो 2 या 1 ड्रेसिंग में हील हो जाती है. एंड आई कैन यूज इट एज अ माई मेडिकमेंट ड्यूरिंग द ड्रेसिंग ऑल्सो. आई क्रिएट द ड्रेसिंग, इनकॉर्पोरेट पीआरएफ इन इट, एंड देन आई प्लेस इट इन माई सॉकेट. सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन पेरियो लोगों के लिए दिस इज अमेजिंग, इट इज अ boon. All the leading periodontists, they use a lot of PRF along with their connective tissue grafts and harvest. Regenerative endodontics में हमने डिस्कस किया. एंड सेटिंग सेकेंड स्टेज और पोस्ट ऑपरेटिव. पोस्ट ऑपरेटिव के लिए आपके पेशेंट आया, एक हफ्ते में आया, बहुत ज्यादा हीलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वुंड क्लोज नहीं हो रहा है, आप पीआरएफ बनाइए, सिंपल इंजेक्ट कर दीजिए, आईपीआरएफ बनेगा. यू कैन इंजेक्ट इट एट द साइड, इट इज गोइंग टू पुट लॉट ऑफ growth factors, and hence I hope I have not bored you guys. और जिस इसको बोरिंग लग रहा है वो ये सोचे कि ये जिराफ को इसके अंदर कैसे जा डालना है फ्रिज के अंदर. So we conduct workshops. This is a workshop we conducted, and I was honored to have been joined by Dr. Michael all the way from Italy for the same. Very short attendance workshop रहते हैं, 8 से 10 लोगों को ही हम एक बार में लेते हैं, so that it is a very interactive session throughout the day. And workshops involved all the kind of study education. Central lectures, I did one with UP IDA, UP State IDA की जो कॉन्फ्रेंस थी, एनुअल कॉन्फ्रेंस थी यूपी स्टेट की, that was there. I use many events and I teach. I like to share my knowledge with all the people. There is an upcoming workshop happening on 23rd of December, which is about the predictable implant mastering, stability and success. We are going to hold this workshop in New Delhi, and all the points which will be covered are here. It is a one-day clinical workshop. So ये सब हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है, ये सब हम इन डिटेल हैंड्स ऑन करेंगे, डमीज पे करेंगे. इवन शुक्रॉन पीआरएफ का डेमो है, हार्ड टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग है, एंड इट इज अ लिमिटेड एंट्री इवेंट. वी आर रिस्ट्रिक्टिंग इट टू अ वेरी small number so that it can be a huge interactive session and we can both learn from each other. आज जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं आप, प्लीज अगर मुझे डीएम कर सकते हो तो डीएम करके आज की अटेंडेंस बता दीजिए. एंड देन इट इज 4600 रुपीज, 4599 वर्थ ऑफ कोर्स विच विल बी ऑफर टू यू एट द discounted rate of 2799, sir. Thank you so much. I'm so glad and delighted to be a part of this group. And now we are open for questions. You can please take down my contact details if you need, and you can reach out to me with respect to any case, anything. You please share CBCTs with me, and I'm happy to help you. And maybe we can do together, do a better job for your patient in a better way possible. Thank you, ma'am, for a wonderful session. एंड बहुत कुछ नई चीजें पता लगी. वैसे मैं एक लास्ट बेंचर हूँ और मेरे को इतनी डिटेल्स की आदत नहीं है. मैं तो आप अगर एक जो मैम का नंबर लेना चाहता है तो आई विल शेयर नंबर्स ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. और फिर भी मैम आप मेरे ख्याल से स्क्रीन पे विजिबल है आपके दोनों नंबर. मेरे दोनों नंबर विजिबल हैं और उसका पूरा
परफॉर्मा हाँ भी विजिबल है, जो हम वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे 23 दिसंबर को। यस यस तो सो उस दिन जब हम मिलेंगे तो हम केस डिस्कशंस भी कर सकते हैं, किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस हैं, यू ब्रिंग देम टू मी दैट डे एंड वी कैन हैव अ डिटेल्ड ट्रीटमेंट प्लान डिस्कशन आल्सो। जी सर, प्लीज ओवर। तो बस मैं अब क्वेश्चन आंसर ही कहना चाहता हूँ। बस एक नेक्स्ट वेबिनार आई विल बी टेकिंग सीबीसीटी के ऊपर है, जो मैम ने बताया कि कहाँ कहाँ पे डालना है और कैसे कैसे डालना है, लेकिन उसको सीबीसीटी में देखेंगे कैसे, वो हम नेक्स्ट वेडनेसडे को 10 दिसंबर को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ मैम आप क्वेरीज ले लीजिए, जो भी सेशन की आपकी क्वेरीज है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैम से प्लीज आस्क। मैम Yes. Hello, एक ma'am. क्वेश्चन था। जी मैम जैसे आपने बोला था कि मैम अपन जब बोन ग्राफ डाल रहे हैं तो उस समय आपने जी बोला कि 2 mm ज्यादा अपन देख रहे हैं, कि जैसे हाँ बक्कोलिंगुअल अपन ने मोलर निकाला और उसमें 7 to 8 mm आपने बोला। तो मैम वो तो अपन जब दांत निकालेंगे मान लो इमीडिएट, तो मैम वो एक्सपेंड भी तो कर रही है बोन। तो मैम तो मैम हमको उस समय कैसे मतलब आइडिया लेना पड़ेगा, मतलब कैसे मेजर करेंगे, क्या करेंगे, वो बता दीजिए। जी सर। सर मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करूंगी। दिस इज अ, जो हमने बोन जंपिंग डिस्कस का जो कॉन्सेप्ट है, ये साइंटिफिकली कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके इम्प्लांट में और रेजिडुअल बोन में 2 मिलीमीटर का गैप है, मैंडिबुलर पोस्टीरियर में हो सकता है, मैक्सिलरी पोस्टीरियर में हो सकता है, मैंडिबुलर इंटीरियर में सबसे ज्यादा कॉमनली होता है क्योंकि हम इमीडिएट इम्प्लांटेशन करते Ma'am, हैं। please summarize the Okay, sir. context, So ma'am. when we extract a root stump or any tooth in the maxillary anterior region and we place an implant, there is a gap. You can always use your perio probe to measure the distance. If that gap is less than 2 millimeter, we do not need to graft it. And if that gap is more than 2 millimeters, we must graft it. 2 millimeters or more than 2 millimeters, we must graft that socket, that thin layer of socket there. So you can use your perio probes to measure it. And bone expands, sir, it happens at the apex, near the apex, but जो crest होती है ना, crest की cortical bone होती है, cortical bone does not get expanded. At the मैम apex and the cancellous bone it gets expanded. मैम अपन इम्प्लांट डालने के पहले ही मेजर करेंगे क्या, मतलब कॉट पूरा, या फिर मैम इम्प्लांट और फिर बक्कल प्लेट रिमेनिंग को। बोन, रिमेनिंग डिस्टेंस मेजर करना है ना। मैम नहीं आया समझ में, एक बार आप बता यू दीजिए। हैव सर मैक्सिलरी, आप कौन से रीजन के बारे में पूछ रहे हैं, प्लीज स्पेसिफाई। मैम आपने मैक्सिलरी एंटीरियर बताया ना मैम, उसी का बताइए। मैक्सिलरी इंटीरियर में हमने रूट हम्म स्टम्प निकाला सर, उसका हम्म डाया 8 मिलीमीटर है, हमने इम्प्लांट डाला 3.5 या 4 मिलीमीटर का। सो देर इज अ एडिक्वेट डिस्टेंस बिटवीन दैट बक्कल बोन एंड देन इम्प्लांट। सो इम्प्लांट प्लेसमेंट के बाद यू कैन जस्ट प्लेस योर पेरियो प्रोब एट दैट गैप एंड सी इफ इट इज 2 मिलीमीटर और लेस देन 2 मिलीमीटर्स। एम आई राइट? बट मैम अगर उस समय गैप होगा तो मैम हाँ उस समय तो मैम अपना टॉर्क आएगा ही नहीं ना, इम्प्लांट डालने के बाद नहीं सर, अगर। टॉर्क तो एपेक्स के आएगा ना, प्राइमरी स्टेबिलिटी तो अपाइकल पोर्शन से भी तो आती है, पैलेटल बोन भी तो है। ओके ओके मैम। सो आर अपन अपन इम्प्लांट, अपन सिर्फ बक्कल की बात कर रहे हैं। ओके ये हम सिर्फ ओके बक्कल की बात कर रहे हैं, करेक्ट। ओके क्योंकि ओके मैम ओके। एंटीरियर इम्प्लांट्स का सर व्हाट इज द थंब रूल, वी प्लेस इट इन पैलेटल बोन। या सो अगेन इट इज अ वेरी वाइड टॉपिक एंड आई थिंक अभी यहाँ पे interior implants, all the maxillary anterior implants are placed in the palatal cancellous bone. So there is generally no distance between the palatal bone, residual bone, and the implant. It is mostly on the buccal side that there is a gap. ओके मैम। Okay, sir. And please, more questions? You can मैम unmute and ask. जी मैम पीआरएफ मैम को फोल्ड किया है, मतलब कि उसमें तो कुछ लिक्विड्स वगैरह विप आउट हो रहा है ना, तो फोल्ड करने का वजह कुछ स्पेसिफिक वजह है? सर दोबारा से पूछिए प्लीज, मेरे को मैम आपने वो वीडियो डिमोन्स्ट्रेशन में दिखाया था कि कंपनी के थ्रू लास्ट में जब लिक्विड डाला उसके बाद फोल्ड किया आपने, फोल्ड हाँ करके जी 2 पीसेस में काट किया है, तो हाँ फोल्ड जी। करने का कुछ स्पेसिफिक वजह है? नहीं सर, वी वर जस्ट शोइंग दैट यू कैन मॉडिफाई, यू कैन यूज योर बोन एज क्ले। आप उसको जितना कंडेंस करना चाहते हैं, आपको जितना नीड है, इफ यू आर यूजिंग एज अ पट्टी इन अ साइनस एलिवेशन केस, मतलब आप डायरेक्ट साइनस लिफ्ट कर रहे हैं और आपको वहां पे डालना है, तो आप थोड़ा सा कैंसलस भी लगा सकते हैं, राइट? क्योंकि वो चारों तरफ से क्लोज हो जाएगा। फोल्ड करने का रीजन दिखाने का सिर्फ ये था, मैन्युफैक्चरर्स वीडियो जैसे मैंने बताया, दे वर जस्ट शोइंग कि हाउ स्ट्रॉन्ग द बोन बिकम्स आफ्टर यूजिंग, आफ्टर इट टर्न्स इनटू अ स्टिकी बोन। So पर you can, लिक्विड मैम विप आउट हो रहा है ना मैम, जो आपने किया है वो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं, आपकी बोन की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी ना। ओके ओके मैम। हाँ जी एंड इन केस ऑफ स्मोकर्स समटाइम लगाने के बाद फेलियर्स भी होता है, तो उस जी। केसेस में हम लोगों को क्या करें, मतलब कि फास्ट स्मोकर है जो। पास्ट स्मोकर के केस में सर फेलियर क्यों हो रहा है?
पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, मीन्स वो बीच बीच में स्मोक कर सकते हैं, मतलब नहीं कि नहीं करते हैं। सर, स्मोकिंग तो सबसे पहले तो स्मोकिंग स्मोकिंग के अंदर प्रोग्नोसिस हमारा वैसे ही चेंज हो गया है, राइट। इन अ पेशेंट हु इज स्मोकिंग आफ्टर एन इम्प्लांट प्लेसमेंट वो चेंज हो गया है हमारा प्रोग्नोसिस। बट पास्ट स्मोकर के अंदर अगर इम्प्लांट फेल हो रहा है तो उसका रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि स्मोकिंग से बोन क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, इम्प्लांट की हीलिंग पे इफेक्ट आता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। राइट सर, ओके। हाँ जी। मैम जो ये मैम डेंसा बार होती है, मैम ये जी डेंसा बार अपनी स्नाइडर मेम्ब्रेन जो होती है साइनस की, हाँ मैम ये जी। इससे मैम इसका बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए कि मैम कैसे काम करता है, क्या है। जी मैं बताती हूँ। तो डेंसा वर्क का ना एक सीक्वेंस होता है। हमें जब इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट के बारे में बात करते हैं, इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट यूजिंग डेंसा बर्स। ओके। सो फॉर एग्जांपल आपकी रेजिडुअल बोन हाइट है 5 मिलीमीटर की। आप 4 मिलीमीटर तक डेंसा बर्स से उसको एंटी क्लॉकवाइज करके बोन डेंस करिए। 4 मिलीमीटर के बाद इधर यू कैन यूज योर डेंसा बर इट सेल्फ टू लिफ्ट दैट लास्ट 1 मिलीमीटर ऑफ कॉर्टिकल बोन, एंड यू कैन एक्चुअली टेक sequential x-rays and see it in your IOPAs that last 1 millimeter is left, and now you're using your densa bird to lift that last 1 millimeter of cortical bone। ठीक है। तो जब हम उसको रेस करते हैं तो वो जो मेम्ब्रेन की होती है वो टेंटिंग हो जाती है, और वो आपके ड्रिल के ऊपर वहां पे दिखती है आईओपीए में। सो यहाँ पे इस लेवल पे जब आप इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो आपका जो इम्प्लांट का कॉन्वेक्स सरफेस है, आपको ये तो सर पता ही होगा ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट में वी यूज अ इम्प्लांट विद अ कॉन्वेक्स एपेक्स। So when we place an implant with a convex apex, it is going to lift the membrane and create a tenting effect in your IOPA। So next एक्सरे जो आप फाइनल लेंगे उसके अंदर आपका इम्प्लांट आएगा। इम्प्लांट के ऊपर एक मशरूमिंग टाइप ऑफ ऐसा आएगा जो साइनस के अंदर जा रहा होगा। along with this, how we help bone regeneration। आप चाहें, और मैं जनरली करती हूँ, मैं लिफ्ट होने के बाद जब मेरी 5 मिलीमीटर मेरी डेंसा ड्रिल चली गई, मेरी 5 मिलीमीटर की सीबीसीटी में बोन हाइट थी, 5 मिलीमीटर की डेंसा ड्रिल चली गई, मैंने देख लिया कि मैं वहां पर पहुंच गई हूँ जहां मेरी स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन है। यहाँ पे मैं ग्राफ्ट डालती हूँ। ग्राफ्ट मैं सॉकेट के अंदर डालती हूँ, और उस सॉकेट के अंदर ग्राफ्ट डालने के बाद मैं इम्प्लांट से ही लिफ्ट करती हूँ। दैट इज हाउ आई डू। सो ऑल दीज टिप्स एंड ट्रिक्स विल बी डिस्कस डिटेल, हम कर सकते हैं इसको इन सब्सिक्वेंट कंटैक्ट सेशंस। Ma'am, can you in sometime future plan a workshop in Rajasthan? मैम आप कनेक्ट करिए, इनवाइट करिए, आई विल बी ग्लैडली ज्वाइनिंग यू, आपके साथ कंडक्ट करते हैं बिल्कुल। वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट मैम। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। डॉक्टर मैम मेम्ब्रेन को साहब, स्टेबलाइज कैसे करना है? सर मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना है, अगर साइज छोटा है मेम्ब्रेन का तो हम नॉर्मल स्टिकी बोन के स्टिक एसपीआरएफ के अंदर लिक्विड के अंदर उसको डिप करके यूज कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है। दूसरा तरीका है हम मेम्ब्रेन के थ्रू सूचरिंग कर सकते हैं, या फिर हम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग सूचर्स लगा सकते हैं। मेम्ब्रेन के थ्रू स्टिच सूचर हम नहीं कर सकते, वो हम सिर्फ कोलेजन मैट्रिक्स के थ्रू कर सकते हैं। मेम्ब्रेन हमने लगाया, हम, और देर इज अ टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग सूचर वेयर अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सूचर लूप इज प्लेस्ड इन द बकल flap and a loop is placed in the lingual flap, and then it is pulled together, so it creates a tent like thing over the membrane which stabilizes the membrane at its place। And third and the most predictable ways is a tack। मेम्ब्रेन टैक आप यूज कर सकते हैं। मेम्ब्रेन टैक आपको एक पैलेटल एक बकल कम से कम लगाना है, और क्रेस्ट पे 2 लगाने हैं जो आपकी ग्राफ को स्टेबलाइज करेंगे। सर दे 3 तरीके हैं मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के। हेलो मैम। हेलो हाँ जी मैम, हाँ मेरी जी आवाज आ। हाँ जी मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इम्पैक्शन सर्जरी करते हैं जी। तो हम जो जिलेटिन स्पंज के साथ हम ये पीआरएफ वहाँ पे रख के फिर सूचनिंग कर सकते हैं क्या? सर आप जिलेटिन स्पंज को लिक्विड के अंदर डिप कर दो और उसको फिर ओके। वहां पे डाल दो, उसको सूचर कर अच्छा दो। मैम, ये सिंस मेरे पास ये डिस्पेंसर नहीं है, जो जी साइंटिफिक मशीन नहीं है, जी। तो जैसे कि मैंने पेशेंट को कह दिया कि आप आते हो तो अपने ब्लड सैंपल आप दे दो वहाँ पे लैब में, नियर बाय हमारी लैब है, वहाँ पे वो करके हमको हाफ एन आवर 45 मिनट्स में दे देगा, तो देखो आपको विल दैट? पीआरपी देंगे, वो यस। पीआरपी देंगे। तो अगर हम्म। आपका काम, अगर आपका इंडिकेशन पीआरपी से कवर हो रहा है, सो यू हम्म। कैन यूज दैट। बट पीआरपी कैन नॉट फॉर्म मेम्ब्रेन और प्लग, है ना। ओके। तो वो सिर्फ एक लिक्विड जैसा मिलेगा जिसके अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर होंगे डेफिनेटली, एंड यस यू कैन यूज इट
डेफिनेटली। नहीं तो मैम पीआरएफ ही तो मिलेगा ना जो हमको सेंट्रीफ्यूज करके नहीं सर, मिलेगा। लैब्स के पास पीआरएफ नहीं होता है जनरली। ओके ओके आप ओके। कंफर्म कर सकते हैं आपकी नियर बाय लैब के पास कि वो अच्छा एग्जैक्टली ठीक कौन है। सा सेंट्रीफ्यूज यूज कर रहे हैं और क्या कैलिब्रेशन में यूज कर रहे हैं। अगर वो ओके बना के दे दें तो नथिंग लाइक इट सर। ओके तो मैम ये अप्रोक्स कितने हाफ एन आवर के बाद विल दैट बी ओके नहीं सर, या नहीं कुछ सर, बिल्कुल नहीं। विद इन 3 to 4 मिनट्स, क्योंकि इसके अंदर एंटीकोएगुलेंट नहीं है। ओके एंटीकोएगुलेंट ओके नहीं है तो आपका लिक्विड जो है वो सॉलिड, वो सेट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो या तो मतलब आई डोंट नो 2 to 3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट का वर्किंग टाइम मिलता है सर, इफ वी आर ओके डीलिंग थैंक विद मेम्ब्रेन्स एंड क्लॉट्स। नहीं तो आईपीआरएफ, इंजेक्टेबल पीआरएफ के साथ तो हम मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट का वर्किंग टाइम मिलता है हमें। ओके थैंक यू सो मच मैम। मैम जी कैन यू टेल मी जस्ट सेंट्रीफ्यूज मशीन रीजनेबल कॉस्ट में जो है फॉर बिगिनर्स। सर, मैं कॉस्ट यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, बट मैम मैंने आपको बताया। कंपनी नेम। हाँ, एसएच के कॉन्टोज है, शुक्रॉन्स है और बायोपीआरएफ है। ये 3 मशीनें ओके तो ऐसी हैं जो ये प्रोडक्ट बना के देती हैं। आप तीनों का कोट ले सकते हैं। और ओके इफ यू वांट यू कैन डीएम मी एंड आई कैन हेल्प यू विद द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव श्योर कंपनी। मैम मैम श्योर थैंक यू। जीनोग्राफ, मैम आप जीनोग्राफ यूज करते हो ना मैम, आपने बताया जीनोग्राफ मैम, जी तो वो मैम जी कोई एक इकोनॉमिकल बता सकते हैं मैम? मैम कंपनी बता दीजिए अगर। सर, मैं मोस्टली गाइसलिश यूज करती हूँ। कौन सा? गाइसलिच द स्विस, जस्ट वेस्ट। जो, हाँ हाँ जी। तो बट ऑनेस्टली सर बताऊं आपको, बिकॉज अगेन वी आर नॉट इनटू मटेरियल ड्रिवन डेंटिस्ट्री। अगर आप एक नॉमिनल बोन ग्राफ्ट को पीआरएफ के साथ मिक्स करते हैं ना, तो आपकी बोन ग्राफ्ट की क्वालिटी इतनी इंप्रूव हो जाती है कि यू रियली डोंट नीड टू गो फॉर द एस ब्रांड्स। यू कैन एक्चुअली कट डाउन ऑन योर कॉस्ट फॉर योर और पेशेंट मैं- ऑल्सो। और मैम आपने बताया था कि D4 से D3 में आप कन्वर्ट कर देते हो, आपको 40 का टॉर्क भी मिल जाता है। तो जी मैम वो चीज़ मैम आपको ऑसियो डेंसिफिकेशन या डेंसा बर्स यूज करने पे मिलता है या नॉर्मल भी मिल जाता है सर, मतलब? देखिए देखिए, अगेन इट इज एक सेंसिटिव थिंग। जैसे हम बता रहे हैं ना, कॉम्पोजिट में किसी को तो सेंसिटिविटी आती है और किसी के करने पे बिल्कुल नहीं आती है। तो अगेन अगर हम कन्वेंशनली ड्रिल्स को एंटी क्लॉकवाइज चलाएं तो वो नॉन कटिंग मोशन में चलेगी। करेक्ट। यस कन्वेंशनल मैम, ड्रिल्स को अगर कन्वेंशनल हम वर्क। हाँ, लो स्पीड एंटी क्लॉकवाइज चले तो वो नॉन कटिंग मोशन में चलेगी। सो वो एक्चुअली बोन को कंडेंस ही कर रही होती है। पर क्या वो हर किसी के हाथ में प्रिडिक्टेबल है? नहीं। हाँ, अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है, अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो आप करिए। नहीं मैम, डेंसा वर्स से 100% हो जाएगा मतलब D4 जैसा D3 वैसा में? तो 100% होगा ना सर, क्योंकि वो नॉन कटिंग एज ही है। Okay. तो मतलब एक तरीके से जब भी D4 बोनो हमें डेंसा वर यूज करनी चाहिए। आइडियली सर, यस। ओके। मैम स्मॉल सेटअप में 150 to 200 स्क्वायर फुट में इतना सारे सेटअप रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो पीएलएफ वगैरह वो लैब में करके फ्रीजर में रख कर ऐसे हम नहीं कर सर, सकते हैं। पीआरएफ के साथ हमें वर्किंग टाइम नहीं मिलता सर, यही प्रॉब्लम है पीआरएफ के साथ। पीआरपी के साथ वर्किंग टाइम मिलता है क्योंकि उसमें एंटीकोअगुलेंट होता है। पीआरएफ के साथ हमें ज्यादा वर्किंग टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वो जल्दी सेट हो जाता है। तो मैम क्या करें, मतलब स्मॉल सेटअप में या फिर स्मॉल छोटी सी तो सेटअप में अगर मशीन है। कंसल्ट करना है? इतना छोटा सा डब्बा है पीआरएफ का, जितना बड़ा आपका लैपटॉप है इतना बड़ा डब्बा है। ओके, लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ओके आई मैम। कीप माई मशीन इन माई गाड़ी। कंसल्टेशंस पे जाती हूँ तो लेके जाती हूँ। मैम क्यों? एक हाँ ऑफ द जी टॉपिक क्वेश्चन है मैम, जैसे D4 बोन है मैम, जी। D4 बोन में मैम आप लास्ट ड्रिल मैम कैसे डिसाइड करते हैं मैम, वो थोड़ा आइडिया दे दीजिए मैम। जैसे सर D3। मेरी सर मेरी मैक्सिलरी बोन में अगर D4 बोन है, D4 को मैंने D थ्रू कर दिया और D3 और D2 के बीच की बोन है, तो मैं लास्ट ड्रिल जो होती है वो मेरी हमेशा इम्प्लांट के साइज से छोटी से बड़ी, एक साइज कम होती है ड्रिल। क्योंकि मेरी जो इम्प्लांट है ना, वो अगर एक्टिव इम्प्लांट यूज कर रही हूँ, आई प्रेफर टू यूज एन एक्टिव इम्प्लांट इन मैक्सिलरी पोस्टीरियर। बिकॉज पैसिव इम्प्लांट जो है वो कंडेंस नहीं करते बोन को। तो मैं एक्टिव इम्प्लांट यूज कर रही हूँ तो मैं एक साइज हमेशा छोटा यूज करती हूँ लास्ट ड्रिल। माई मैम मैम डी इम्प्लांट एक्टिव साइज। मैम पैसिव मैम D2 में तो सेम हो गया, और D3 और D4 का आपने बताया कि अगर आप ऑस्टियोडेंसिफिकेशन करके कर रहे हो तो आप एक ड्रिल कम करोगे। जी बिल्कुल, D2 में सेम हो जाता है सर, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी बोन डेंसिटी आ जाती है। मैम वो आपने एक्टिव इम्प्लांट बताया मैम, वो क्या था मैम, वो सर, समझा नहीं। इम्प्लांट एक्टिव और डिजाइन होते हैं पैसिव। ना, एक्टिव इम्प्लांट्स एंड पैसिव इम्प्लांट्स। पैसिव इम्प्लांट्स जो होते हैं वो नॉन कटिंग होते हैं, वो कम फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो मैक्सिलरी पोस्टीरियर में आई पर्सनली, मैक्सिलरी रीजन में आई पर्सनली प्रेफर एक्टिव इम्प्लांट्स। दे अलाउ मी, दे गिव मी अ गुड टॉर्क एंड अ गुड प्राइमरी स्टेबिलिटी। मैम आपने बताया कि बोनचर मटेरियल्स एंड आफ्टर द मेम्ब्रेन वी कैन पुट एंड उसके बाद इम्प्लांट लगा है, तो ये स्टेप बाय स्टेप करना है पूरा, या मतलब कि ऐसे स्किप कर सकते हैं कुछ? अगर मेम्ब्रेन ना डालकर भी अगर गुड स्टेबिलिटी आ रहा है तो मेम्ब्रेन ना डालकर भी कर सकते हैं ना? सर, बेसिक रीजनरेशन पास प्रिंसिपल, यू नीड टू मेंटेन स्पेस। ओके।
सो अगर आपने वहां पे बोन मेम्ब्रेन नहीं लगाया, इफ यू डोंट पुट अ कोलेजन मेम्ब्रेन देयर, दो जो आप सॉफ्ट टिश्यू कवर करेंगे बाद में पे आप वापस फ्लैप अडेप्ट कराएंगे, आपके फ्लैप के जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो मेरे स्टिकी बोन के अंदर, मेरे बोन के अंदर क्रीप कर जाएंगे, एंड माई बोन विल नॉट एक्चुअली गेट ऑसिफाई, इट विल गेट फाइब्रिफाई. Okay. Okay. I सो was. जीबीआर प्रिंसिपल, गाइडेड बोन रीजनरेशन का बेसिक प्रिंसिपल है दैट यू नीड टू पुट अ मेम्ब्रेन बिटवीन योर ग्राफ्ट एंड द फ्लैप. ओके मैम, उसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स एंड नॉट, उसके बाद सिंपल स्विचेस डाल के कंप्लीट कर सकते एब्सोल्युटली सर, यू कैन ऑलवेज. हैं। मैम इमीडिएट इम्प्लांट में फाइब्रिन मैट्रिक्स और मेम्ब्रेन में से कोई एक चीज भी यूज करेंगे चलेगा. ओके ओके मैम, ओके मैम. हाँ जी. मैम इमीडिएट इम्प्लांट में आप कितना अंदर रखते हैं इम्प्लांट को क्रेस्टल बोन से? सर ऑल माई इम्प्लांट्स आर बिटवीन 1 मिलीमीटर से ऊपर. हाँ, क्रेस्ट के नीचे ही होते हैं 1 मिलीमीटर, सारे सब क्रेस्टल लगाती हूँ मैं. मैम जिंजाइवल लेवल से क्योंकि एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ऑलरेडी जिंजाइवल हम वहाँ पे ओपन नहीं करते, मतलब फ्लैप ओपन नहीं करते. तो आप फ्लैपलेस सर्जरी की बात कर रहे हैं. यस 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 मैम, तो वहां पे इमीडिएट में तो टिश्यू वैसे भी बायोटाइप फ्लैपलेस ही विल हैव करना टू पड़ेगा. गेज ना. व्हाट इज द टिश्यू बायोटाइप? इफ माय टिश्यू बायोटाइप इज अराउंड 2 millimeters, I'll have to keep यस it 3 millimeter deep. And ओके that is why we take IOPAs and see if my crest of the bone, say नीचे my यस implant is there, final, and then we do a final torquing. ओके फाइन. Yeah. Yeah. So there is another modification protocol I use. I'm like these are the implant techniques I use. If my final implant placement मैंने कर दिया है और मेरा 40 newtons का torque आ रहा है और still my implant is supracrestal, so I राइट always reverse and do it again, and reverse and do it again, and that is how my bone also gets condensed and I get a better torque at the apex also. मैम पर ये मैंडिबल पे तो नहीं कर सकते? मैक्सिला में तो चलो फिर भी कंडेंस हो रही होती है, मैंडिबल मैंडिबल में में नहीं तो कर ऑलरेडी, पाएंगे सर. हाँ मैंडिबल में नहीं ऑलरेडी कर D2 पाएंगे. D3 होती है तो वो कंडेंस Absolutely. होती ही नहीं है उससे तो ज्यादा. आपको फुल ड्रिल तक जाना है ना सर, फिर आप बाहर वापस राइट निकालिए, स्क्रू टैप करिए, फिर से करिए. राइट. मैम इंटरडेंटल बोन के अंदर आप कैसे एंटर करते हैं? मतलब क्योंकि इंटरडेंटल बोन इज सो थिन और उसके अंदर एग्जैक्टली सेंटर के अंदर. इंटरडेंटल बोन के अंदर मैं कैसे एंटर करती हूँ? ओके, सो वेरी. हाँ जी सर. हाँ, सो एक्चुअली इट इज वेरी ट्रिकी. इंटरडेंटल बोन, तो वी जो हमारा लैंसेट ड्रिल होता है ना, सबसे पहले उसे परचेज पॉइंट बनाना बहुत जरूरी होता है. राइट. अगर वो परचेज पॉइंट बन गया तो हमें क्या बोल रहा है तू? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सिक्वेंशन, बट it is one of the most tricky things to do and it needs a lot of practice to place an implant in interdental bone. So lancet drill से purchase point बनाया, and then very sequentially we go to a higher size of drill, and that again, if it is maxilla or mandible, क्योंकि interdental bone is mostly cancellous bone and it is not a cortical bone, so वो expand हो जाती है. So I use my densa burrs even in the mandible posterior in this case and place my implant after my bone expansion in the interdental bone. मैम ये आपने इंटरडेंटल का बताया, इंटर रेडिकुलर का बताया? सर इंटरडेंटल का बता रही हूँ. इंटर रेडिकुलर क्यों पे इम्प्लांट क्यों डालूंगी, वो तो दो दांतों के बीच में है. सर इंटरडेंटल बोन, सॉरी इंटर रेडिकुलर का मैंने आपको बताया. इंटरडेंटल बोन में आप इम्प्लांट क्यों डालेंगे सर? आई प्लीज स्पेसिफाई. इंटरडेंटल बोन तो वो बोन है ना जो मेरे दो एग्जिस्टिंग मोलर्स के बीच में है. हाँ मैम इंटररेडिकुलर में जाएगा. इंटर रेडिकुलर में दो जाएगा सर. दो आपने दो अगर रूट के बीच में जो, हाँ फर्केशन के नीचे. हाँ, फर्केशन के नीचे तो इंटर रेडिकुलर बोन हुई ना सर. राइट 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 हाँ है ना? राइट और वो कैंसलस बोन होती है तो उसको मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ राइट डेंटल राइट. के साथ. मैम एक चीज और, मैम जीनोग्राफ्ट काफी कॉस्टली होते हैं तो हम एलोप्लास्ट के साथ में भी तो मिक्स कर सकते हैं IPRF को, और बिल्कुल कर हाँ सकते तो हैं. वो थोड़ा कॉस्टली कम हो जाता है मैम. बिल्कुल बिल्कुल सर, यू राइट, एब्सोल्युटली राइट सर. मैम और जिंजाइवल थिकनेस के लिए हम PRF मेम्ब्रेन के ऊपर हम अगर GBR मेम्ब्रेन देते हैं तो जी जिंजाइवल थिकनेस भी तो काफी अच्छी कर सकते हैं हम उसमें बिल्कुल सर. बायोटेक पहले चेंज आप करने के लिए. मेम्ब्रेन लगाएंगे सर, पहले आप बायो मेम्ब्रेन लगाएंगे, कोलाजन मेम्ब्रेन लगाएंगे, उसके ऊपर PRF मेम्ब्रेन लगाइए. Ma'am, in case of maxillary first molar, in which route we should give implant and how to decide? सर मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में भी इंटररेडिकुलर बोन पे ही जाएगी इम्प्लांट. Okay. आइडियली इट हैज टू बी इंटररेडिकुलर बोन. Ma'am, what is मैं the मैं prognosis of IPRF in alopecia cases? Long-term success rate? So it is beyond the scope of this lecture क्योंकि ये डेंटल है and there is a lot of conflict about it. Dr. Rohit, if you want me to answer that. She is asking about alopecia. मैम मेरे वेबिनार है ना, कुछ
कुछ भी पूछा जा सकता है, हम कुछ भी सो मैं entertain- एलोपेसिया के केसेस पीआरएफ से आईपीआरएफ से करती हूँ. अगेन केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर हैज टू बी follicles present. There has to be at least strand present. They may, and then after 4 to 5 sessions, there is a definite increase in the thickness and the density of the hair follicles in that area. So prognosis is very good. So all the patients who are not a candidate of grafting are the candidate of PRF. Alopecia itself is a condition which shows the loss of hair follicle. तो एलोपेशिया के अंदर ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी. स्कैंटी हेयर या लूजिंग हेयर में आप पीआरएफ यूज कर सकते हैं. डॉक्टर साहब चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन है. हेलो मैम. हाँ जी सर. मैम एक बार APRF और SPRF का बीच डिफरेंस अगर बता देते तो. सर APRF एडवांस पीआरएफ है ना, उसमें हम सेंट्रीफ्यूज करने के बाद टेस्ट ट्यूब्स को पहले ही सेट कर रख देते हैं. मैम मतलब SPRF ऊपर का जो लिक्विड है वो उसको आप SPRF बोल रहे हैं. हाँ जी. लिक्विड SPRF इज लिक्विड इन कंसिस्टेंसी. APRF इज द क्लॉट कंसिस्टेंसी. क्लॉट को निकालकर उससे मेम्ब्रेन या कोलाजन प्लाक बना सकते हैं. ओके थैंक यू मैम. I hope that made clear. So there is a question of sequence of GVR membrane and PRF membrane. So PRF membrane is always the last membrane before suturing in my practice. And simple reason for that is कि PRF membrane के अंदर जो growth factors हैं that help my flap also to heal better, and that is why I achieve that coral pink post-operatively faster. So I will place my bone, then I'll place my biomembrane, and then I'll place my PRF membrane, and then suture it with a primary closure. Yes, I use all maxillary cases. I use Densaver, and sometimes even in mandibular, जैसे हमने अभी देखा जब हम इंटररेडिकुलर बोन में डाल रहे हैं तब भी हम यूज करते हैं Densaver. APRF SPRF का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया. सॉरी सर, आई एम सीइंग दीज क्वेश्चंस नाउ. रिट्रीविंग Ma'am, please repeat the sequence of membranes. So in a GBR procedure, पहले grafting के बाद biomembrane. It can be in the form of matrix by collagen matrix या normal membrane. Then your PRF membrane, and then your primary closure suturing. Okay. So working time after retrieving membrane is not much because वो contract करने लगती है, और वो contract करेगी तो साइज उसका छोटा होता जाएगा. So it has to be done as soon as it gets. तो उसको यूज करना पड़ता है. PRF does not give us a lot of working time. For normal that is I think ये हमने डिस्कस कर लिया. पेरियो प्रोब से हम गैप मेजर कर सकते हैं और उसको हम फिर ग्राफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर मैम सकते. मैम आपने वो मैक्सिलरी एंटीरियर केस दिखाया था जिसमें आपने मैम वो जी 15 हॉस्पिटल वाला. मैम जी उसमें मैम उस केस में आपने जो कोलेजन मेम्ब्रेन डाली थी मैम वो कौन जी. सी थी जो आपने बोला था अपने आप स्टिक हो गई थी ना वो जिसमें आपने वॉल्यूमैक्स है सर. मेम्ब्रेन वो फाइब्रिन मैट्रिक्स है. वॉल्यूमैक्स है. उसका आता है डाटम डेंटल का आता है वॉल्यूमैक्स. मैंने तो वो मैम वो तो इसलिए. आर्टिफिशियल था ना, मतलब वो तो कंपनी वाली थी ना मतलब. हाँ सर, बिल्कुल कंपनी वाली थी. उसको मैंने फिर अपने पीआरएफ लिक्विड में डिप कर दिया ना, तो वो स्टिकी हो गया. नहीं तो उसको उसको लगाने के लिए मुझे टैग लगाना पड़ता है. इट्स अ थिक मेम्ब्रेन. ओके. और फिस्टुला वाले में आपने खुद बना के डाली थी? वो मैंने खुद बना के डाली थी सर, क्योंकि वहां पे टिश्यू सॉफ्ट था तो मुझे प्राइमरी क्लोजर मिल गया था. पीआरएफ मेम्ब्रेन को सर हम एक्सपोज करके नहीं लिख सकते क्योंकि वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती है. पीआरएफ मेम्ब्रेन को फोल्ड क्यों करना है? उसको थिक बनाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए. जितना हम उसको फोल्ड करेंगे, कागज है, कागज को अगर आप फोल्ड करेंगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, और फोल्ड करेंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा. मैम बेंगलोर में सर, आई डोंट नो द नेम ऑफ द डॉक्टर. बैंगलोर, आप प्लीज एक्सटेंड एन इनविटेशन. आई वुड ग्लैडली कम एंड कंडक्ट अ कोर्स फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. मैम लोअर में भी एक साइज कम रखना है क्या मैम, अगर डेंसावर यूज कर रहे हैं तो? सर इंटररेडिकुलर बोन की बात कर रहे हैं आप? जी मैम. डेंसाबर यूज कर रहे हैं सर. हमारी जो लास्ट ड्रिल होती है ना, उसकी हमें आरपीएम से पता चल जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ बोन इट इज गोइंग टू बी. एम आई राइट? ओके यस मैम. है ना? सो इफ इट इज टेकिंग टू मच ऑफ आरपीएम, दैट मीन्स इट इज टर्न इनटू अ थिक D2 कॉर्टिकल बोन. एंड इफ इट इज टर्न इनटू थिक D2 कॉर्टिकल बोन, तो आपका एक साइज कम नहीं चलेगा, आपका सेम साइज ऑफ ड्रिलिंग चलेगा प्रोटोकॉल. राइट? ओके मैम. यस थैंक यू. यस. थैंक यू मैम. सो सब कुछ ना बहुत पैलिएटिव है, आपके हाथ को पता चल जाता है. इट्स लाइक दैट.
मैम So there is a lot of question about suturing technique. Suturing technique मैं आपको सर हाथ से सिखा पाऊंगी. It is very difficult to explain on the webinar scope, but Hi, ma'am. definitely I will cover it in my workshop. मैम सिंगल पीस इम्प्लांट के बारे में कुछ बता दीजिए। Sorry सर, दोबारा पूछिए. मैम सिंगल पीस इम्प्लांट के बारे में थोड़ा सा। Single case implant मतलब सर? सिंगल पीस इम्प्लांट। सर सिंगल पीस इम्प्लांट मैं नहीं करती हूँ. सॉरी, आई एम नॉट इनटू दैट. आई डू कन्वेंशनल 2 piece implants. So हेलो मैम. जी. मैम आपने बोला था IPRF में यू यूज 700 रोटेशन पर मिनट लाइक फॉर 4 मिनट, और जो लिक्विड उससे रेडी होता है यू जी. यूज इट फॉर पैपिला डिफेक्ट मैम. लाइक कैन यू Yes. एक्सप्लेन लाइक हाउ मैम? बहुत इजी है जी, ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं. आप एलए देते हो पेपिला में, कभी भी इंटरडेंटल एलए देना पड़ता होगा आपको. वैसे ही आप पीआरएफ लिक्विड इंजेक्ट कर दो उसके अंदर. इंसुलिन सिरिंज में यू एक्सट्रैक्ट द आईपीआरएफ लाइक आई एम डूइंग इन दिस पिक्चर हियर, and then you inject it in the PRF in the soft papilla. So over the period of time, when my growth factors act on the existing fibroblast, they are going to manufacture more fibroblasts, and then they're going to make a papilla, proliferation. And over the period of time, my defect, the triangular defect, will get covered completely. Like it is directly in the papilla ma'am, injection? Absolutely, bilkul, at the site. And that 90 will cover degree all the to black triangles. Say, Like papilla regrowth होगा उससे. papilla regrowth होगा, correct. Thank you ma'am. So yes. Ma'am, and this has to be done after giving LA, right? Actually ना LA की जरूरत नहीं पड़ती है. You don't really need LA. And why? Because it's a simple injection. No, the LA when you inject, even that is going to hurt. That pricking pain is there with this injection also. And single prick is enough. So you don't need to. PRF when you inject, it is not painful. And the prick is going to be with LA or as well as with this insulin syringe. Ma'am, if we use IPRF like in case of interdental papilla in Yes. patients which have grade 1 or grade 2 horizontal bone loss, तो Yes. अगर हम थोड़ा सा डीप इंजेक्शन देते हैं तो can it regrow even the bone? No, not at all, ma'am. IPRF के अंदर मैम ग्रोथ फैक्टर्स हैं, पर ऑस्टियोप्रोजेनाइटिस सेल्स तो नहीं है ना. Okay. वो किस what cell is it going to act to conduct to make an osteoblast? Osteoblast तो बेस से ही लेना पड़ेगा ना. Okay. Yes. मैम एक्सट्रैक्शन केस में, इमीडिएट केस में जी. हम जब इन्फेक्शन हटाने लगते हैं तो हम क्यूरेटाज तो करते हैं, पर क्यूरेटाज को साथ में हमें कोई वॉश करने के लिए, सॉकेट मतलब वॉश करने के लिए मेट्रोजेल या बीटाडीन या क्लोरेक्सिडीन क्या यूज करना है मैम? क्योंकि मेरे 2 केस में ऐसा फेल हुआ कि मैंने शायद पूरी तरह से क्यूरेटाज नहीं किया होगा, जिसकी वजह से वो इम्प्लांट फाइनली फेल हो गया, जबकि उसमें टॉर्क बहुत अच्छा था, प्लेसमेंट बहुत अच्छा था, सब कुछ कवरेज भी बहुत अच्छा था. ओके. तो So उसको वॉश कैसे करना है लास्ट इन्फेक्शन को? आपने किससे वॉश किया था सर उसको? मैम मैंने तो क्लोरेक्सिडीन से वॉश किया, उसके बाद मैंने सलाइन से वॉश करता रहा मैं. और आपका एब्सेस कितना बड़ा था सर, जिसमें से आपने? मैम बिल्कुल नहीं था मैम, एब्सेस नहीं था. बस ये था कि पेशेंट को एंटीबायोटिक पे रखा 3 दिन, तो वो पेशेंट इज वेरी फाइन. पेरियपाइकल कोई लीजन नहीं था उसमें. पेरियपाइकल लीजन नहीं था, नहीं ग्रैनुलेशन था. इशू नहीं था जब नहीं, आपने कुछ भी एक्सट्रैक्शन नहीं. करके नहीं मैम, क्लोरेट कुछ भी नहीं था. किया था? पर वो इम्प्लांट फेल हो गया, जबकि सब कुछ अच्छा था. मेरे को लगा पता नहीं या तो मैंने ढंग से क्यूरेटाज नहीं किया, जिसकी नहीं वजह से नहीं नहीं इन्फेक्शन सर, कवर मुझे नहीं ना हुआ. मुझे ना आप कुछ आईओपीएस वगैरह शेयर करिए एंड वी कैन ठीक है, डिस्कस देयर. वी डन नीड टू मैम. आइडेंटिफाई व्हाट इज द रीजन ऑफ फेलियर, क्योंकि राइट इमीडिएट राइट implantation is a very predictable procedure. And if there राइट. is no periapical abscess, and आप कह रहे हैं कि उसमें टॉर्क भी अच्छा मिला प्राइमरी, हाँ ये राइट. सर आपने ड्रिल कहाँ तक यूज करी थी? 4.5 इंटू 11.5 डाला था मैम. एंड उसमें आपने आरपीएम क्या यूज किया था लास्ट ड्रिल का? आरपीएम 1200. 1200. इट कुड बी ओवर हीटिंग सर. ओके, हाँ मे बी पॉसिबल मैम, पर नहीं इतना तो जरूरत ही नहीं लगी थी मैम. मैं तो इजीली चला गया वो तो, और वो 30 नहीं 35 पे ही गया सर, होगा मैम. 1200 आरपीएम बहुत ज्यादा होते हैं. इट्स नॉट मोर देन 35 न्यूटन. नहीं बट सर वो पहले ही ड्रिल से ही ओवर हीटिंग हो गई ना. ओके 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 1200 फाइन, मे आरपीएम बी. काफी ज्यादा होता है. तो ओके मैम, सर आप कितना यूज करते हैं? सर मैं 800 800 से से नीचे ही रहती हूँ.
I ओके never go मैम, beyond पर 800. वो अपेक्स Never. तो ड्रिल ही नहीं करता, फिर अपेक्स को ड्रिल ही नहीं करता है वो। एपेक्स को मतलब? हम थोड़ा सा तो बियॉन्ड जाएंगे ना टूथ के रूट के, 2-3 बिल्कुल mm तो हम पेरियो बिल्कुल अपाइकल जो हमें एनकरेज सर, चाहिए लैंसेट वो। लैंसेट ड्रिल और जो पायलट हाँ। ड्रिल और लैंसेट ड्रिल हम्म। एट द 800 आरपीएम शुड बी डूइंग हाँ। दैट। और ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी बोन क्वालिटी D1 है, सो D1 में डी फेलियर के चांसेस ज्यादा है। हाँ मैम, D1 तो नहीं थी। इट्स लाइक प्रीमोलर, अपर प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, इट्स 4। ओके, आप पर मुझे समझ, प्लीज कुछ एक्सरे शेयर मैम करिए, मैं अपना भेजूंगा मैम, ड्रिलिंग प्रोटोकॉल भी शेयर करिएगा। ठीक फाइन है फाइन 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 मैम, जी थैंक यू। जी जी। मैम, पोस्ट थर्ड मोलर के एक्सट्रैक्शन के बाद आपने बोला था कि अगर ड्राई सॉकेट है तो हम वहां पर भी पीआरएफ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर लाइक नॉर्मल केसेस में भी क्या हम पीआरएफ का यूज ऐसे कर सकते हैं फॉर बेटर हीलिंग और लाइक दैट? So there एंड are two reasons of using PRF in a normal extraction case. One is as a socket preservation. मतलब आप यस चाहते हैं कि आपकी buccal bone collapse नहीं करे and you want it to be prepared for an implant at a later date, right? In that यस case, we will use PRF along with a bone graft or a plug, right? And if you just want healing to happen faster, then you can even inject it in the extraction site. ओके। एंड So मैम when for pocket how can we do that, like the normal pocket like 4 to 5 6 mm के बीच में अगर कुछ पॉकेट होता है तो they complain कि उनको पेन हो रहा है and all that attachment loss है, तो how can we use this kind of technique to have that preservation? Okay, so again, it is again what you can do is you can do a normal root canal, the curettage. You have to obviously remove the granulation tissue and everything which is there, and you can always place a PRF membrane and suture it so that it resorbs fast and it heals better. Pocket size are definitely going to get decreased with this technique. Yes ma'am. Thank you ma'am. Yeah. Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, in case of PRF, whether to check the quality of PRF, is there any specific number of cells like leukocyte, WBCs, so that we can check the quality? We can counter check the quality by sending it into the pathology lab. So it is a relative, ma'am. अभी like for example, आप बताइए सर, ये बताइए मैम, every patient would have a different WBC count. Am I right or wrong? Yes, ma'am, absolutely. Yes. So every patient's extract, be it PRP or PRF or any other product, would have a different WBC count. Right. So what is your criteria to say what is good and what is bad? There must be some minimum number of cells for But the if my patient is not having a good quality WBC, then it will be less in a best quality PRF also. Am I right? So my patient needs to have a good immunity and a good health otherwise also to give me a good quality PRF. So definitely there is no baseline for that because it is a procedure. PRF is used to enhance your healing procedure. It is definitely better than PRP. And if you, for your particular study purpose, you want to get, so you will have to get it relatively checked. From the same patient, you create PRF. From the same patient, you create PRP. And then you get both the samples analyzed in the lab. And then you see that what is the relative content, which extract has a better quality WBC count. So there is no baseline to it. Sorry about that. Okay, ma'am. Okay, thank you. मैम अभी आपने एक चीज बताई थी कि आरपीएम से ओवर हीटिंग की वजह से इम्प्लांट फेल हुआ था वो, तो सर मैम मैं इससे स्टार्टिंग सोच में, रही हूँ, आई नीड टू नो द एवरीथिंग। दो मिनट, हाँ हाँ जी तो मैम बताइए। जैसे हम स्टार्टिंग में तो मैम आरपीएम ज़्यादा ही रखते हैं, फिर लास्ट में करते करते मैम हम मतलब ड्रिल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं ना आरपीएम। जी। तो मैम जब हम लास्ट में, तो मैम ये आप कौन सा, किस आरपीएम की बात कर रहे हो जब हम इम्प्लांट को प्लेस कर रहे हैं? मतलब नहीं सर, मेरा ड्रिल का मतलब मैं अपना प्रोटोकॉल आपसे शेयर करती हूँ। माई ड्रिलिंग प्रोटोकॉल डज नॉट गो बियॉन्ड 800 आरपीएम इवन विद द पायलट ड्रिल। तो 800 से कम ही रखते हो आप? 800 से कम ही रखते हूँ सर। तो माई पायलट ड्रिल इज 8800 एंड देन वी गो ऑन।
एंड इम्प्लांट प्लेसमेंट के टाइम पे हम ड्रिल नहीं कर रहे ना सर। इम्प्लांट प्लेसमेंट के टाइम पे तो हम 30 अपना 20 या 25 न्यूटन जितना भी हम रखते हैं उतने पे टॉर्क करना उसको शुरू करते हैं, इंसर्ट करना शुरू करते हैं, हाँ मैम वो तो ठीक। मतलब मैम राइट। आपने 800 हर D1 बोन में भी आप 800 ही रख रहे हो? सर आई डोंट नो, बट 800 मेरे लिए चलता है टाइप ऑफ बोन। मतलब D1 में एनालिसिस नहीं करती हूँ जनरली कि हम D1 में है या D2 में है। D4 D3 तक आता है तो मैं 300-400 RPM पे काम करती हूँ स्टार्ट। एंड इन मैंडिबुलर पोस्टीरियर एंड मैंडिबुलर इंटीरियर आई वर्क एट 800 RPM एंड इट वर्क्स वेरी वेल। आई हैव अ WNH फिजियो डिस्पेंसर, सो इट वर्क्स वेरी वेल देयर। तो मैम हम मैम हर हर बोन में मैम 600 या 800 के आसपास काम कर सकते हैं बिना हाँ जी मतलब बिल्कुल ओवर सर, रेटिंग बिल्कुल ओवर सर। रेटिंग 800 के। से ज्यादा में सर, हाँ सर। सर दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई लर्नड व्हेन आई डिड माय नोबेल फेलो का कोर्स 17 साल पहले, कि 800 से ऊपर नहीं जाना है। थैंक यू मैम। जी मैम मैम आपने ये भी बोला था कि पीआरएफ को हम टीएमजे में भी यूज कर सकते हैं, लाइक जी इंजेक्शन जी लेके फॉर बिल्कुल पेन और क्लिकिंग साउंड एज सच। तो बिल्कुल। मैम थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें आप तो कैसे करते हैं या फिर व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अगेन मैम इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस, क्योंकि मेरे क्लिनिक पे भी जो आते हैं सर्जन आते हैं ना, सो इट्स एक्चुअली एन ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन स्पेशलिटी। सो बिकॉज दे नीड टू palpate the joint space, I cannot do it. I may know it, where is it, but I will not do it for my patient. So they palpate the joint space and then extraorally they inject the PRF extract there at that site. ओके जी थैंक मैम डॉक्टर नेहा, मेरे ख्याल से अब हमारे पास 11 बजने वाले हैं। जी सर। क्वेश्चन विल कीप कमिंग अप। तो जी मेरे को 11 बजे तक की परमिशन होती है, डॉक्टर सुचेता मेरे को 11 बजे तक परमिशन देती है। ठीक तो है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं यू कैन, और अदरवाइज वी कैन नहीं टेक अ सर, few आई questions, थिंक वी कैन then we कॉल can इट leave. ऑफ। नहीं सर, हम इसको Okay. कॉल ऑफ कर सकते हैं। एंड अच्छा सिंस एवरी आई होप एवरीबडी हैज टेकन माय नंबर, इफ दे वांट टू रीच आउट दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी, आई शेयर ऑल द डिटेल्स विद देम। थैंक यू सो मच रोहित जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इट लव द ऑडियंस, वेरी एक्साइटेड ऑडियंस, बड़ा अच्छा लगा। यस यस वी डू हैव वेरी एक्साइटेड ऑडियंस। यही यही हमें पिछले 5 महीने से काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank सो you, मच। thank you, friends. If you love this lecture, please do let us know through मैम comments. लास्ट थिंग, लाइक हैदराबाद में कभी आपने किया है लाइक वर्कशॉप और सेशंस? Not yet, ma'am, but I would be glad to conduct a workshop or a session in Hyderabad. So if you are a part of any organization, or if you can help me do that, I will be more than happy to do that. Yeah, I'm, sure. I'm open to doing workshops, and I got a request from Rajasthan, Bangalore, Hyderabad, and I'm Yeah. really happy about the excitement of this crowd here. Thank you so much. I would be more than happy to join you guys and conduct a workshop there. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Ma'am, one last question, ma'am. Okay. Hello. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, I can hear you. Yeah, how much, what is the minimum ml of that liquid that we can inject in the papilla regeneration? How much your papilla can take, ma'am? We generally, I use insulin syringes for that. And insulin syringe matlab 2 ml is equal to 40 units. Am I right? 40 units Yeah. जो होती है. So उसमें around 5 to 8 units मेरा easily चला जाता है. So it is less than 1 ml in fact. Because your papilla is too small, you know? Okay, ma'am. Yeah. So how much ml there will be a visible difference in the regeneration? Regeneration में how much of millimeter would be a difference? Visible difference? Like how much we have to inject to see the visible? Yes. How much you have to inject to see a visible difference? Is that a question? Yes, ma'am. Yes. So around 10 units would show you a good difference in the, elevation of the papilla. And again, ma'am, please mind it. You have to select your cases very wisely, because a papilla injection cannot be compared to a surgical intervention to create a papilla. Right? Okay, ma'am. So to avoid any surgeries or patient morbidity, we use this technique. It is all non-surgical to make it more conservative. Okay, ma'am. Yes. So I think, sir, we Thank can you. call it. सॉरी, मैंने डॉक्टर नेहा आपका भी माइक ऑफ कर दिया। Maybe. I said I think we can call it off now, right? Yes, yes. Yes. So good night, friends.
थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को 10 दिसंबर को सीबीसीटी वर्कशॉप के ऊपर। थैंक यू।